आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर दूसरे घर की कहानी है। हमने हमेशा देखा है कि लोग बाहर जाके विदेश में सेटल होते हैं, कनाडा में सेटल होते हैं और वहाँ के होकर रह जाते हैं। लेकिन आज की कहानी में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने इस कहानी को उल्टा कर दिया है। आज आपको एक ऐसे इंसान से मिलाते हैं जो 15 साल पहले कनाडा गए, वहाँ सेटल हुए, वहाँ के सिस्टम में ढले, वहाँ अपना कैरियर सेट किया और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर अपने देश, अपनी मिट्टी, इंडिया में वापस आ गए। स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट धर्मेंद्र थाबल जी का। सत श्री अकाल। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। मिस्टर थाबल जी, सबसे पहले वेलकम बैक टू इंडिया। थैंक यू जी। 15 साल पहले जब आप कनाडा गए तो आपके दिमाग में क्या सपने थे? देखो, 15 साल की उम्र जो थी उस समय मैं 22 साल का था। अब 22 साल के एक बच्चा ही कह सकते हैं आप। बच्चे का क्या सपना होता है? उस समय तो बाहर की एक चमक धमक थी। मेरे कुछ फ्रेंड्स बाहर गए हुए थे ऑलरेडी, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं बाहर जाके देखूं वहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ का ट्रैफिक कैसा है। और दूसरा जो था एक सपना हर किसी को होता था उस समय, डॉलर कमाने का। उस समय तो यही था कि वहाँ जाकर मैं डॉलर कमाऊँगा, एक का वहाँ 50 दिखेगा। तो वो जो सपना था वही लेके मैं बाहर गया था। तो क्या वो सपने सच हुए? जो सपने मैं उस समय लेके गया था, हाँ जी, वो सपने सच हुए। स्टार्टिंग के वो दिन कैसे थे? क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे जो देखते हैं वहाँ का चकाचौंध भरी दुनिया, लाइफस्टाइल, क्या वो बिल्कुल सेम था या उसमें फ़र्क था? आपको एक चीज़ बताता हूँ। 15 साल पहले हमारे टाइम पर उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था। ये आजकल हो गया है इंस्टाग्राम, उस समय इतना नहीं था। तो मेरे केस में बहुत ज़्यादा एक सस्पेंस था। मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ। हाँ जी। तो आपको कनाडा जाने के बारे में आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे अब्रॉड जाना है, कनाडा जाना है? ये आपने कब सोचा और कब आपको ये चीज़ मन में आई? देखो, जो सबसे बड़ा रीज़न था, एक इंडिया में होता भेड़ चाल। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था वो 12th के बाद चला गया था। मुझे BCA यहाँ से करनी पड़ी, लेकिन वो 3 साल मैं कह सकता हूँ मैंने यहाँ उतने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि मैं भी अपने फ्रेंड के पास कनाडा जाऊँगा। तो एक वही एक्सपेक्टेशन थी मेरे पास। उससे कभी कभी हफ्ते में 10 दिन में एक बार फ़ोन पे बात होती थी। उससे पूछता था कि हाँ वहाँ कैसा हाल चाल है, क्या है, ये वो है। उस समय तो ये व्हाट्सएप और ये भी नहीं था कि फ़ोटो खींच के भेज दे मुझे। तो जैसा वो मुझे बताता था मेरे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती थी। फेसबुक था शायद उस समय, फेसबुक चलता फेसबुक था, लेकिन वो मेरा फ्रेंड फेसबुक इतना नहीं चलाता था। आपकी स्टोरी सुनने को बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ। आप कैसे गए, कौन से वीज़े पे आप कनाडा गए और शुरुआती दिन कैसे थे, कैसे स्ट्रगल किया, क्या आपने किया? तो ये आप मुझे प्रॉपर अपनी स्टोरी बताएं। मैं 2010 में यहाँ से गया था। आप 2010 में गए थे? ठीक। 2009 में मैंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। फिर 1 साल मैं यहाँ पे ट्राई मारता रहा कि थोड़ा सा कभी बीच में प्लान बनता था कि MCA करूँ ना करूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि पढ़ाई की तरफ उतना ध्यान नहीं था, बाहर जाने का ही क्रेज़ था। तो 2010 में मैं IELTS वगैरह करके मैं कनाडा का मुझे वीज़ा मिला और जुलाई 2010 में मैं वहाँ गया। जुलाई 2010? हाँ जी। सितंबर से मेरा बैच स्टार्ट होना था और कंप्यूटर नेटवर्किंग का मेरा प्रोग्राम था। स्टडी वीज़े पे थे आप? हाँ जी। स्टडी वीज़ा आपने लिया था? स्टडी वीज़ा पे था। 2 साल का प्रोग्राम था, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिप्लोमा, क्योंकि मेरे फील्ड से रिलेटेड ही था। और वहाँ जाके पढ़ाई के साथ साथ पहले 1 महीने तो जॉब नहीं मिली। तो जो पहला 1 महीने था वो स्ट्रगल काफ़ी थी, क्योंकि उस समय बंदा जाता है, जब कोई भी खर्चा करता है तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करता है। तो बहुत सोच समझ के खर्चा करते थे हम। ये तो देखा कि जो शुरुआत में जाते, जिनकी आदत नहीं होती है डॉलर, वो अपना सोचते हैं कि मेरे इंडियन रुपीस कितने बने। ये तो है, सबका है। एक चीज़ जो अच्छी है वहाँ पे, आपके पास एक कॉलेज की ID होती है, उससे आपका बस पास बन जाता है। ओके। तो आप बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हो। तो हाँ, एक वो चीज़ थी जो हमें थोड़ा सा सहारा देती थी। कहीं भी जॉब अप्लाई करनी है या घूमने फिरने भी जाना है तो वो हमारा फ्री में हो जाता वो था। खाली बसेस में था या ट्रेन में भी आप नहीं, कर सकते? सिर्फ बसेस में। जैसे गो ट्रेन चलती है शायद। हमारा गो ट्रेन का नहीं था, हमारा Okay. जो सिटी ऑफ हैमिल्टन में गया था, जो सिटी ऑफ हैमिल्टन का जो बसेस हैं उसका पास था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने बर्लिंगटन में आगे जाना है, क्योंकि वो पूरा हाल्टन रीजन में आ जाता है,
तो वहाँ पे हैमिल्टन वाले जो थे वो आपको आगे का ट्रांसफ़र देते थे, वो ट्रांसफ़र लेके आप बर्लिंगटन वाली बस में चढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित था। चलो ये तो ट्रांसपोर्ट का हो गया, मतलब आगे फिर आपने जैसे आप स्टार्टिंग में आपको कैसा, मतलब आप जब वहाँ उतरे तो सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या देखा? सबसे बड़ा बदलाव तो मैंने यही देखा कि आबादी कम थी, हाँ, साफ़ सफाई थी। जब हम सड़क पे चल रहे थे ट्रैफिक नहीं था, और जो ट्रैफिक था भी हर कोई अपनी लेन पे चल रहा था, कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं थी। अगर आप स्लो चल रहे हो तो आपको पीछे से आके बंदा ओवरटेक करके चला जाएगा, लेकिन हॉर्न नहीं मारेगा। और जब मैं ग्रोसरी स्टोर्स में गया तो वहाँ भी हर चीज़ लेबल करी हुई थी। अब तो खैर इंडिया में भी होने लग गया है, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय तो वही होता था, परचून की दुकान। लेकिन वो चीज़ नहीं थी कि कोई भी चीज़ है वो वहाँ पे लेबल हो रखी है, कौन सी चीज़ कितने की है, हर चीज़ वहाँ पे लेबल होती थी। अच्छा, उसका प्राइस लेबल जैसे होता था। अपने इंडिया में बार्गेनिंग होती है, तो क्या ये चीज़ वहाँ थी? नहीं, वहाँ बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे बार्गेनिंग का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते थे स्टूडेंट्स को, जी हाँ, जैसे मैंने बताया, बस पास इसके फ्री अलावा? था। उसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, फूड बैंक होता है। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चे, आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, उस चीज़ का ज़्यादा मैंने तो दुरुपयोग करने देखा है लग गए कि हैं। बहुत लंबी लंबी लाइनें हाँ लगी जी, हुई हैं। बहुत लंबी लाइन लगती थी, हमारे टाइम में नहीं थी। ओके, या कह सकते हैं उस समय इतने बच्चे नहीं गए उस थे, समय कम जाते थे। कम जाते थे। उस समय वीक में 2 दिन होता था, और एक पर्टिकुलर टाइम होता था कि इस समय फूड बैंक से आप सामान ले आओ। पर वहाँ सिख कम्युनिटी भी तो ज़्यादा है, गुरुद्वारा भी हैं, तो हाँ लंगर जी, की भी तो सुविधा थी वहाँ लंगर की स्टूडेंट भी को। सुविधा थी, लेकिन जैसा हाँ जी। हमने कहा, हमारे पास उस समय कोई हमारे पास उस समय कोई कार नहीं थी, और जो गुरुद्वारा था वो थोड़ा सा दूर था। आप रोड तक तो बस में जाते थे। गुरुद्वारा जाने का क्या सीन था, हैमिल्टन वाली बस से आप बर्लिंगटन वाली बस पकड़ते थे, आपको पास मिलता था। आप रोड से उतर के कम से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता था। नहीं नहीं तो वो, हम गए हैं पैदल। हाँ ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें मैं आपको एक चीज़ पूछा, जैसे आपने इंडियन गुरुद्वारों में भी आप गए हैं, हाँ जी, क्या सेम फैसिलिटी वहाँ 24 घंटे लंगर, कोई भी आए छके कोई भी जाए स्टूडेंट को हाँ कोई जी, दिक्कत, ऐसा मुझे बताइए इस बारे में। बिल्कुल वहाँ ऐसा ही है। थोड़ा जो डिफरेंस है वहाँ पे गुरुद्वारों में भीड़ कम थी। कई बार हम जाते थे, अगर खाना बनाना है कोई मनाही नहीं थी, जब मर्जी आओ। लेकिन लंगर हर वक्त तैयार नहीं होता था, दाल सब्जी फ्रिज में पड़ी होती थी। हमको खुद ही आके, हम जाते थे वहाँ, आटा गूंथते थे, अपनी रोटी खुद बनाते थे और खुद खाते थे, और बदले में फिर वहाँ लंगर में थोड़ी सेवा भी कर देते थे। नहीं तो ये न्यू कमर्स को थोड़ा इसका फ़ायदा, हेल्प तो मिलती थी ना वहाँ? हाँ जी, न्यू कमर्स को हेल्प मिलती थी। आजकल थोड़ा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अच्छा, चलिए ये तो हो गया थोड़ी फैसिलिटी जो स्टूडेंट की है। तो आपका जो कोर्स था वो कितने साल का था, जैसे कि आपने बताया था मेरे 4 सेमेस्टर थे, हाँ। 2 साल का कोर्स 2 था। साल का कोर्स था, तो आपको वीज़ा भी 2 साल का मिला होगा? मेरे को 2 साल का वीज़ा मिला था। अच्छा, जब आपका कोर्स ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका वीज़ा ख़त्म होगा तो आप वापस इंडिया आएंगे, या आपने वहाँ फिर इलीगल हुए, या उसको आपने कन्वर्ट कराया वर्क परमिट में? कैसा, क्या प्रोसेस था और कैसे वर्क परमिट में ये कन्वर्ट हुआ? वहाँ पर पढ़ाई के बाद जब हमारी कॉन्वोकेशन हुई, तो जो हमें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बेसिस पे हमने PGW यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करा, जो कि हमें आराम से मिल गया था 3 साल का। अच्छा, मैं यहाँ रुकता हूँ। क्या ये आज भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है? आफ्टर स्टडी ये चीज़ हो रही है? मैं इतना तो इस डीप में नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि कनाडा वालों को ये पता होगा। एक बार आप जब पक्के हो जाते हो तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो करना छोड़ देते हो, क्योंकि फिर आपकी हेडेक नहीं होती। लेकिन जितना नहीं, मैंने मैं आजकल मैं सुना है, हाँ आजकल जी, हाँ थोड़ा जी, सा हाँ, मुश्किल हो रहा है। नहीं, मैं एक एज अ स्टूडेंट के पर्पस से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद वर्क परमिट इजीली स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में कोई आपको जानकारी है इस समय करंट इस सिचुएशन? समय जो मुझे, जहाँ तक मैंने देखा है, पहली बात तो रिजेक्शन रेट ही बहुत है। पहली बात तो स्टडी परमिट ही नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। अगर स्टडी परमिट मिल भी जाता है तो वहाँ जाके आपको काम नहीं मिलेगा। काम नहीं। सो अगेन, ये एक बड़ी चीज़ है, आप वहाँ पढ़ाई पूरी कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो 2 साल का आपका वर्क पर, जो 2 साल की आपकी पढ़ाई है, वो आपको पल्ले से लगाना पड़ेगा। आपके पास जॉब नहीं होगी। उसके बाद जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरे सामने वहाँ कई स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसमें दोनों तरीके के लोग थे। वो भी थे जिनकी पढ़ाई पूरी हुई,
उनको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, और वो भी लोग थे जिनका वर्क परमिट पूरा हो गया, उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही। सो इस समय जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको इजीली वर्क परमिट मिल गया था? हाँ जी, मुझे ईजिली मिल गया था। तो मैंने कुछ देखा भी है और काफ़ी लोगों की मैंने स्टोरी भी कवर की है, तो उसमें आजकल वर्क परमिट लेना इतना इजी नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, करंट जो सरकार है, लिबरल सरकार, उसको थोड़ा सा बैकलैश मिला है, क्योंकि आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, जब मैंने पढ़ाई कंप्लीट की थी वो था सन 2012। अब ऑलमोस्ट 13 साल हो गए हैं उस बात को। ये 12-13 सालों में जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है वो आया है कि कनाडा ने धड़ल्ले से स्टूडेंट्स को बुलाया। क्यों बुलाया वो सबको पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की जो फ़ीस होती है वो वहाँ के पीआर या सिटीज़न बंदे के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होती है। सो उनको अच्छी कमाई मिल रही थी, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया, लेकिन उस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड नहीं कर पाए। और जो वहाँ के लोग थे, अब धीरे धीरे उनमें गुस्सा आने लगा। उनको हर चीज़ में, जॉब्स के मामले में चाहे हो, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट वहाँ जाके जॉब करता है, लेकिन वो फीस तो मतलब जॉब करके ही निकालेगा। हाँ, इंडिया तो से जॉब तो करके निकालेगा, हमें भेजना हो तो बहुत दिक्कत होगी ना इस चीज़ हाँ को। जी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो वहाँ के बॉर्न बच्चे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि वही जॉब अपने इंडियन स्टूडेंट्स कर रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? फॉर एग्जांपल, कोई एक टिम हॉर्टन में कोई जॉब है, मान लो अगर मिनिमम पे $14 है, तो जो स्टूडेंट अपना इंडियन स्टूडेंट है वो $14 से भी कम में करने को राज़ी हो जाता है। इसका रीज़न यही है कि वो कैलकुलेशन करता है इंडियन रुपीस में, क्योंकि उसके तो सर पे पड़ी होती है। हाँ। उसके पेरेंट्स ने कर्जा लेके उसे भेजा है, राइट, उसको अपना खर्चा भी चलाना है, इसलिए वो कम पैसे में ज़्यादा काम करता है। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, तो क्या इससे हेट नहीं बढ़ती इंडियंस बहुत में बढ़ और गई है। कनेडियंस में? आप इस समय देखिए कितनी हेट बढ़ गई है। नहीं, उस समय जब आप गए थे उस समय था समय ऐसा? इतनी हेट नहीं थी, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है। सो मैं कह रहा था, इस वजह से वहाँ के लोगों में बैकलैश हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के पास जॉब्स नहीं है। और ध्यान में रखिए, ये बात सिर्फ गोरे नहीं बोलते थे, जो इंडियंस वहाँ गए हैं आज से 25-30 साल पहले, जो पहले अब जाके सेटल उनके बच्चे भी 16-17 साल के हुए, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। सो इस मामले में वहाँ के गोरे और अपने वहाँ के जो इंडियंस हैं जो वहाँ जाके सेटल हुए हैं, वो सब एक हो गए इस बात में कि इतने बच्चे क्यों मंगा रहे हो आप जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट। तो उस वजह से सरकार ने अब जो इमिग्रेशन टारगेट्स हैं उसको थोड़ा सा कम करा है। आपने भी देखा होगा, मैंने अभी 2026 के जो टारगेट्स हैं वो 5% कम हो गए हैं। मैंने लास्ट ईयर मैंने देखा था, जो भी अप्लाई कर रहा था वीज़ा, चाहे वो स्टूडेंट था चाहे वो टूरिस्ट था, सबको फटाफट वीज़े मिल रहे थे, चाहे वो फ्रेश पासपोर्ट है जैसा भी है। वीज़े बहुत दिए हैं कनाडा ने, अब अचानक बंद कर दिए। 5% कम कर दिया उन्होंने। 2026 का आपने टारगेट देखा होगा, पहले से 5% कम कर दिया है। स्टूडेंट्स को तो वीज़ा ही नहीं दे रहा, अब नहीं दे रहे हैं वीज़ा, बिकॉज स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ जाके पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, जिन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी तो क्या उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है? कई केसेस में हुआ है। कई केसेस में अगर कॉलेज शिकायत कर दे आगे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कि XYZ स्टूडेंट यहाँ आया लेकिन उसकी अटेंडेंस बहुत कम है, वो काम पे नहीं आ रहा है, तो आगे कंप्लेन हो सकती है और डिपोर्टेशन भी हो सकती है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप वहाँ पे स्टडी परमिट पे जाते हो तो वहाँ पर आपका सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। हम भी जब गए थे सबसे पहले, तो जो हमारी ओरिएंटेशन हुई थी उसमें हमें सबसे पहली बात ये बताई गई थी कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ आओगे, यहाँ पढ़ाई करके यहाँ के कल्चर को सीख के जब आप लोग अपने घर वापस जाओगे तो आप एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओगे। ये चीज़ वो बताते यानी हैं? कि हाँ जी, यानी कि वो बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में यही है कि आप यहाँ आ रहे हो पढ़ाई करके, यहाँ का एक्सपीरियंस गेन करके, 3 साल काम करके आप वापस जाओगे। नहीं, ये तो होता जाए। स्टडी वीज़े पे आए तो उसका सिंपल सा फंडा है कि आप स्टडी वीज़े पे हैं, अपनी स्टडी पूरी करो, वापस जाओ। लेकिन हमारे इंडियंस मतलब जाते ही इसलिए कि हमें वहाँ जाके सेटल होना है, वहाँ डॉलर कमाने हैं। हाँ ठीक है, डॉलर कमाओ, सेटल हो, लेकिन जो आपका पढ़ाई का टाइम है उस समय पढ़ाई करो। देखिए, जिन्होंने पीछे तंगी देखी है,
जो अपना देखिए, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कनाडा जाने के लिए या कोई भी कंट्री आप ले लो XYZ, बाहर जाने के लिए सब कुछ बेचने को भी तैयार हैं और सब कुछ बेचकर भी वो बाहर जाते हैं। बस उनका ये मकसद है कि हम किसी तरीके बाहर पहुंचे और वहाँ जो डॉलर पेड़ों को लगे हैं वो तोड़ें और अपना लाइफ को अच्छा करें। क्या ये सच्चाई, इसके पीछे की सच्चाई क्या ये इतना इजी है वहाँ जाके इस समय कमाई करना, या जब आप गए थे उस समय डॉलर इजीली आप कमा रहे थे? हमारे टाइम पे भी इतना इजी नहीं था। वहाँ पर जॉब मिलने के लिए आपके पास जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को वहाँ जानते हो वो आपकी जॉब लगवा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैंने ऐसे ऐसे दिन भी देखे हैं जब हम फार्म पे काम करते थे और सारा दिन हमने $50 के लिए काम किया। जब आप गए उस समय मिनिमम वेज कितनी थी? उस समय $10 थी। और इस समय क्या है? अभी टोरंटो की तो मेरे ख्याल से $21 है। मतलब 10 से 15 सालों में $10 बढ़ी है। 10 से भी कम बढ़ी है, मेरे ख्याल से ओंटारियो की $17 है। ओके, तो क्या Minimum खर्चे जो 10 साल पहले थे आज भी उतने ही हैं या डबल हो गए हैं? उससे डबल हो गए? बिल्कुल डबल हो गए। मतलब महंगाई मैं वहाँ भी अगर बढ़ी है। 2010 में जो दूध का पैकेट $3 का आता था, आज वही दूध का पैकेट आराम से 6 के पास पहुंचा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताएं, जो इस समय अगर कोई इंडिया में 50,000 रुपये मंथली कमा रहा है हाँ जी। और दूसरी तरफ कनाडा में कोई $4,000 कमा रहा है, तो लाइफ किसकी इजी होगी, इंडिया वाले की या कनाडा वाले की? देखिए, नो डाउट लाइफ इंडिया वाले की इजी है, बिकॉज जो 50,000 कमा रहा है उसको बाकी जो अपनी सर्विसेज होती हैं, आप सर्विसेज ले सकते हो, इजी हैं सर्विसेज। घर का नौकर हो गया, ठीक है, आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे जो 4,000 कमा रहा है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये आता है कि इस समय कनाडा में ईज़िली 2 से 2,500 तो आपकी रेंट है। रेंट काफ़ी महंगा है। रेंट काफ़ी महंगा है। कनाडा में आपकी सैलरी का 40 से 50% रेंट खा जाती है। 50 मतलब आप मान लो कि आधा 50% आपकी रेंट खा चला गया, ठीक है। बच्चे आपके पास $2,000। बाकी वहाँ पे हर चीज़, चाहे वो टेलीफोन का बिल हो, चाहे आपकी कार की इंश्योरेंस हो, अगर आपको कार लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कार लेना आसान है लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ कार लेना आसान नहीं, वहाँ कार लेना मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान नहीं है यहाँ की तरह। सो या बैक टू द पॉइंट, वहाँ पर हर चीज़ आपकी जो है 4 से 5 गुना महंगी है इंडिया के अकॉर्डिंग। इस समय की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इस समय अगर आप जियो या वोडाफोन का प्लान लेते हो 300 साढ़े 300 रुपए का, 350 मान लो, जिसमें आपको आराम से 2 से 2.5 GB रोज का मिल जाएगा। वहाँ पे सस्ते से सस्ता भी अभी मैंने देखा था, पब्लिक मोबाइल है कोई, या सॉरी लकी मोबाइल, $29 है, वो भी हॉलीडे सीजन की वजह से सेल पे लगा हुआ है। $29 यानी यहाँ के हिसाब से कर लेना $18,500। $18,500 $18,500 सॉरी, $18,500 में आपको सिर्फ 25 GB मिल रहा है पूरे महीने के लिए, यानी $1 GB से भी कम रोज का। देखिए, इसमें हमारे इंडिया में ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, सस्ता है। कार की इंश्योरेंस बहुत महंगी है कनाडा में ऑन एन एवरेज, और मैं एवरेज की अगर बात करूं तो वो है छोटे शहरों की और महंगे शहरों की मिला के। जो ऑन एन एवरेज कार इंश्योरेंस है कनाडा में वो $200 से $200 पर मंथ है ईजिली। मैं ब्रैम्पटन में रहता था जब, तो मेरा जो एनुअल प्रीमियम था वो 4,000 से ऊपर था, मैं महीने का 350 देता था। तो देखिए, मोटा मोटा मान लें कि जो 50,000 यहाँ कमा रहा है और 2.5 लाख कनाडा में कमा रहा है, लगभग $4,000 का इतना ही बनेगा मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत ना हूं तो लाइफ इंडिया वाले की बेटर है। इंडिया वाले की बहुत बेटर लाइफ है। वहाँ तो अब ये हाल हो गया है, लेकिन मैं वहाँ सब काम आपको अपने आप करने पड़ते हैं। वहाँ तो ऐसे नहीं कि नौकर मिल गया या आपने ये रख लिया, गाड़ी धोने के लिए बंदा रखा है या मेड रखी है, तो वहाँ नहीं जी, वहाँ सब कुछ खुद करना पड़ेगा, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। तो ये पैसे बच नहीं रहे? पैसे आप चलिए, अगर आप कैलकुलेशन भी करेंगे, अब हम भी जब रह रहे थे अभी ब्रैम्पटन में, हमारा जो मंथली जो हमारा एक्सपेंस था वो $4,000 से $4,500 था मंथली। हाँ जी, आप तभी बचा सकते हो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके कमा रहे हैं और कम से कम 6-7 हज़ार आप महीने का कमा रहे हो, तब आपकी थोड़ी सेविंग हो सकती है। अच्छा, एक मेरा सवाल और है,
कि वहाँ जॉब्स इंडियंस को कैसी मिलती? जॉब्स का देखिए, जैसे देखिए स्टूडेंट है, जो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट है जिसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, उसके बाद उसको वर्क परमिट मिल गया समझो, तो उसको जॉब किस कैटेगरी की मिलेगी और उसकी पे क्या होगी? अगेन डिपेंड करता है आपके स्किल पे। और अभी मैंने पीछे एक डेटा देखा था, कनाडा में 80% ऑफ द जॉब्स हैं वो नेटवर्किंग के थ्रू मिलती हैं। नेटवर्किंग का मतलब है, अगेन जैसा मैंने कहा था, अगर आप वहाँ पे किसी को जानते हो, उसके बिना जॉब मिलनी बहुत मुश्किल है। सो कनाडा में जॉब मिलने के लिए आपका जितना स्किल और एजुकेशन मैटर करता है, उससे ज़्यादा मैटर करता है आपकी नेटवर्किंग, रेफरेंस मैटर करती है। अगर आप वहाँ पे किसी को जानते हो तो अब आपकी जॉब मिल जाएगी। मेरी भी जो फील्ड जॉब मुझे मिली थी वो रेफरेंस के थ्रू मिली थी। उस समय तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, इतना इंडियंस या इतने स्टूडेंट्स नहीं थे उस समय। अभी तो बहुत लोग जा रहे हैं, क्या तब भी यही चीज़ें थी? उस समय भी जॉब मिल जाती थी, लेकिन अगेन मुझे जितनी जॉब्स मिली हैं आज तक सब रेफरेंस के थ्रू मिली हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हाँ इधर उधर कभी फैक्ट्री में चले गए, शिफ्ट लगा ली, जिसे हम दिहाड़ी बोल देते हैं, या कहीं कंस्ट्रक्शन का काम, वो सब एक तरीके से वो था, वो भी रेफरेंस के थ्रू, पक्का काम नहीं था। लेकिन जितने मुझे पक्के काम मिले हैं, सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा में काम करा, वो भी मुझे रेफरेंस के थ्रू मिला। पहली जॉब आपकी पिज़्ज़ा उसमें थी? पिज़्ज़ा में थी। क्या स्टेबल जॉब मतलब जो मैं क्या कह सकता हूँ। क्या करना था उसमें आपको? क्या मैं करते? पिज़्ज़ा कुक था। अच्छा, आप पिज़्ज़ा कुक थे, तो पिज़्ज़ा आपको वो कुक चीज़ें आती होंगी ना? हाँ जी। ये मैंने चीज़- वहाँ, जब तक मैं हैमिल्टन में रहा, जब तक वर्क परमिट, जब तक स्टडी परमिट था मेरा, पार्ट टाइम जो मैंने जॉब करी मैंने पिज़्ज़ा में करी। फिर वर्क परमिट के बाद जब मैं सस्कैचुअन मूव हुआ, तो जो वहाँ भी मेरी सबसे पहली स्टेबल जॉब थी A&W में, वो भी मुझे रेफरेंस के थ्रू मिली। A&W वहाँ पे एक बर्गर चेन है, जैसे मैकडोनल्ड है, बर्गर किंग है, वैसे ही A&W भी है, वहाँ की है। तो वहाँ भी जो मुझे सबसे पहली जॉब मिली सस्कैचुअन में जाके, जबकि हालांकि वो छोटा शहर है, वहाँ पे आबादी कम है, लेकिन आबादी के साथ साथ वहाँ पे जॉब्स भी कम होती हैं, क्योंकि वहाँ रिक्वायरमेंट भी कम है लोगों की। वहाँ भी जो मुझे सबसे पहली जॉब मिली वो भी रेफरेंस के थ्रू मिली। उसके बाद जो मेरी फील्ड जॉब मुझे मिली, अपने पढ़ाई से रिलेटेड जॉब, वो भी मुझे रेफरेंस के थ्रू ही मिली। तो आज तक मुझे जितनी भी वहाँ जॉब्स मैंने की हैं वो सब रेफरेंस के थ्रू ही मिली हैं। तो मैं गलत नहीं होऊंगा अगर मैं, ये तो फ़िलहाल ये तो हालांकि स्टडी है जो कह रही है कि 80% ऑफ द जॉब्स आपको रेफरेंस के थ्रू मिलती हैं। अच्छा, वन वर्ड आंसर, उस समय जॉब इजली मिल रही थी कि अब इजली मिल रही है? उस समय थी, क्योंकि उस समय मिल जाती थी, ठीक है। अब तो मिलती भी नहीं। आप स्टडी वीज़े पे कनाडा जाते हैं, स्टडी कंप्लीट करते हैं, वर्क परमिट आपको मिलता है, जॉब करते हैं, अच्छा आप कमाने लगते हैं, फिर अचानक पहली बार वो माइंड में कब आता है, कब आप फील करते हैं कि अब मुझे वापस जाना चाहिए? वो कब सोचते हैं आप? ये मेरे दिमाग में आया उस समय मेरी लाइफ पूरी सेट चल रही थी। 2016 में मेरी पीआर हो गई, 2018 में मेरी मैरिज हो गई, वाइफ की मैंने पीआर लगाई, मेरे फादर की भी उस समय जो पेरेंट्स के लिए ड्रॉ सिस्टम चला था, ओके। तो आई वाज लकी कि मेरे फादर का उसमें नाम आ गया। आई वाज लकी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग इसके थ्रू गए हैं वो समझेंगे कि कईयों को 2-2 साल तक भी पेरेंट्स के नंबर नहीं आए। मेरा लगाते ही पहले ड्रॉ में नाम आ गया था मेरे पापा का, पीआर का, उनकी भी पीआर हो गई। सो 2019 में जब ऐसा हुआ कि मेरे फादर मेरे फादर पीआर मिलने के बाद स्टैंप लगवाने के लिए जाते हैं। अब ऐसी नहीं, वहाँ पे वो कनाडा आए। अच्छा, कनाडा कनाडा आके वहाँ पे, क्योंकि जो आपको वीज़ा मिलता है उसके ऊपर स्टैंप लगनी होती है, ठीक है। और आपका एक लेटर आता है, COPR आपको लेटर मिलता है, कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। तो मेरे पापा को वो सब मिला, मेरे पापा आए, मैं बहुत खुश था। मैंने चलो अब सब सेट हो गया, पापा मतलब पूरी की PR फैमिली आ गई, मतलब आ गई, पूरी फैमिली भी आ गई, मेरी वाइफ है, अब सारा अच्छा चल रहा था। मैंने कहा पापा को कि आपको 5 में से 2 साल कनाडा में रहना पड़ेगा PR मेंटेन करने के लिए। ये रूल है वहाँ। अगर आप 3 साल रह सकते हो तो 3 साल रह लो, आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी और आप यहीं पे, हम कनाडा में अपना रहेंगे। तो पहला झटका मुझे तब लगा जब मेरे पापा को वहाँ 1.5-2 महीने बाद ही होने लग गया कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, कि मेरा दिल नहीं लग रहा।
इससे पहले भी वो आते थे, 1-2 बार इससे पहले भी आए, लेकिन उस समय वीज़ा पे आते थे। तो उस समय चलो होता था कि ठीक है 1.5-2 महीने रह लिए। टूरिस्ट वीज़े पे आते हाँ थे। जी। लेकिन अब पीआर पे आने के बाद भी उनका वही मानना था कि मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो उस समय मैं थोड़ा सा दुविधा में पड़ गया कि मेरे पापा यहाँ नहीं रहना चाहते, ऐसे तो 5 साल बाद उनकी पीआर ख़त्म हो जाएगी, तब मैं क्या करूँगा? और मैं उनको पीछे भी नहीं अकेला छोड़ सकता, बिकॉज़ 2013 में मेरी मॉम एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे फादर अकेले हैं। तो वो आप कह सकते हो कि एक टर्निंग पॉइंट लाइफ का था, जहाँ से मेरे दिमाग में एक हल्का सा आया। इमोशनल फैसला था आपका। इमोशनल कह सकते हो, लेकिन अगेन सिर्फ वो नहीं था। मैंने ब्रेक डाउन करा है मेरी एक वीडियो में, जिसमें मैंने रीजंस बताए हैं, और कई सारे रीजंस थे जिन्होंने धीरे धीरे करके मेरा माइंड पूरी तरीके से वापस आने के लिए चेंज कर दिया। तो क्या ये यही रीज़न था कि आपके फादर को कनाडा पसंद नहीं आया, तो इसी कारण आपने फैसला लिया कि मुझे वापस जाना है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक ही ये रीज़न होगा कि इसी कारण आपने वापस जाने का फ़ैसला लिया, क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं और काफ़ी लोगों का ये सपना होता है कि वो स्टडी परमिट पे जाएं, वर्क परमिट लें, वहाँ पीआर हों, सेट हों। आपके पास ये सब कुछ था, तो क्या सिर्फ एक ही रीज़न कारण आपने पीछे आना सही समझा या वापस इंडिया आना सही समझा? देखिए, मेरे रीज़न को मैं आपको हर पर्सपेक्टिव से अपना रीज़न जस्टिफाई करता हूँ। बंदा कुछ भी करता अपनी लाइफ में, 3 मेन चीज़ें होती हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, या कह लो आपका करियर, आपके पेरेंट्स और आपके बच्चे। नहीं, मेरा देखिए, आप बाहर गए थे, पैसा मेन देखो, चाहे सीधा सी बात है कि लोग अब्रॉड जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, सिर्फ पैसा कमाना मेन मकसद होता है। तो आप भी तो वहाँ पैसा कमाने गए थे, लाइफ स्टाइल अच्छा करने गए थे, अपनी फैमिली को आपने वहाँ बुलाया, लाइफ स्टाइल अच्छा था, तो फिर और मतलब जो वो एम था ना पैसा कमाने का, वो जिस उम्र में बंदा जाता है 20-22 साल की उम्र में, उस समय होता है सिर्फ बंदा पैसे के बारे में सोचता है कि मेरे पास पैसा हो, मैं अच्छी गाड़ी भी ले लूँ जाके, है ना, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं आईफोन ले लूँ। लेकिन जब आपकी शादी होती है, आपका बच्चा होता है, आप अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करते हो, फिर आपको समझ में आता है कि आप भी किसी के बच्चे हो, तो उस समय पता लगता है आदमी की प्रायोरिटी। अगेन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया कनाडा कंट्रीज़ दोनों अच्छी हैं, कोई ये कंट्री अच्छी है या कोई ये कंट्री बुरी नहीं है, लेकिन परफेक्ट भी कोई कंट्री नहीं होती। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज़ पे। देखिए, सभी आप- कंट्रीज का हाँ देखिए जी। लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। इंडिया अलग है, कनाडा अलग है, ये सबको पता है ना? मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मेरे लिए क्या चीज़ें मायने रखती हैं। मैंने अपने पर्सपेक्टिव से फैसला लिया। बात करें, एक रीज़न मैंने आपको बता दिया, मतलब आपके मेरे फादर साहब को कनाडा ठीक है। अच्छा नहीं लगा, दूसरा रीज़न था हमारी बेटी। हम अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते थे, वो भी आपके साथ में वहीं रहती वहीं रहती थी। अब ये आप इमेजिन करो, 1.5-2 साल का बच्चा, उनका बर्थ मैं और उनका बर्थ कनाडा में ही हुआ। कनाडा था। हाँ ठीक जी। है, तो मैं पहला इस टॉपिक पे आऊंगा। पहला 1 साल तो बहुत अच्छा गया कि वाइफ को सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं, मैटरनिटी लीव बोलते हैं उसे। तो वो घर पे थी, बच्चे की टेक केयर करती थी, और मैं भी काम के बाद आके थोड़ी हेल्प करता था। ये इंडिया में भी है। हाँ जी। लेकिन प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई 1 साल बाद, जब उनकी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो गई। अब टाइम था उनका भी जॉब वॉब करने का, क्योंकि जो कनाडा के खर्चे हैं, एक जने की इनकम पर आप सरवाइव नहीं कर सकते। कर सकते हो सरवाइव, लेकिन अगेन जो आप कहते हो पैसा कमाना, पैसा नहीं बनेगा, फिर सेविंग नहीं हो पाएगी एक जने की इनकम पे। तो बात आई जब डे केयर भेजने की, तो वहाँ बहुत टफ लगा। 1-1.5 साल का बच्चा, आप उसको डे केयर भेजते हो। तो इन दैट केस वी वर लकी कि उसके बाद अगला 1 साल मेरे इन लॉज आ गए, वो हमारे साथ रहे 1 साल। लेकिन जब वो भी चले गए, फिर हमारी बेटी 2 साल की थी, जब उसे डे केयर डालना था, तब बहुत मुश्किल लगा। नहीं, 2 साल का तो बच्चा तो बहुत छोटा। देखो आप आपने भी काम पे जाना, आपकी वाइफ ने काम पे जाना है, आप 7:30-8 बजे बच्चे को डे केयर ड्रॉप कर रहे हो, साढ़े सुबह। मतलब इमेजिन करो, बच्चा रो रहा है, आप उसको उठा रहे हो, उठ के तैयार करा रहे हो। 2 साल की उम्र बहुत कम होती है बच्चे। ठीक है, फिर वहाँ जाके बच्चा
यू नो आप डे केयर बच्चे को छोड़ रहे हो, कितना मतलब कितने घंटे डे केयर में आप लोग छोड़ते थे? डे केयर 6 बजे तक होते हैं, 7:30 से 6 बजे तक। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। हाँ जी। तो मतलब जब आपकी जॉब खत्म, चाहे वो 5 बजे खत्म हो या 4, आप कभी भी उनको ले जा सकते हैं? जब आप, हाँ आपकी मर्जी है। हाँ, वो तो आपके लेकिन 9 बात to होती है 5 ना, जॉब। आप को हर बार छुट्टी नहीं मिल सकती इतनी जल्दी। छुट्टी मिलेगी भी, जैसे हम दोनों का हम आवरली थे, छुट्टी जल्दी लोगे तो पैसे कम कमाओगे। तो नहीं, वर्किंग आवर्स आप दोनों के कपल के हाँ जी। सेम थे क्या? सेम थे, 6 बजे तक ही उनका था, 6 बजे तक ही मेरा था। और डे 9 डे to केयर क्या 6? होता, उनका 7:30 से 6 था, वो 4 दिन काम करते थे। अच्छा। मैं 5 दिन काम करता था, मेरा था 9 to 6। तो अब डे केयर्स क्या करते थे, अगर आप 6 बजे से 1 मिनट भी लेट हो तो वो आपको सिर्फ 10 मिनट तक वेट करते हैं और आपको चार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे पर मिनट। पर मिनट? हाँ जी। अब एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है हम दोनों को काम से जल्दी निकलना पड़ता था, कई बार मेरी वाइफ को, कई बार मुझे। मतलब आपको ये है कि 6 बजे हाँ तक जी। आपको डे केयर पहुंचना है पिक करने के लिए अपने बच्चों हाँ जी, 6 बजे तक उन्हें पिक करना है। को। सो वो देखो, हम तो ये बिजी लाइफस्टाइल झेल लेंगे, लेकिन एक बच्चों के लिए झेलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कम्युनिकेशन गैप भी पड़ रहा है ना बच्चे से रिलेटेड कई और रीजंस भी हैं जो कि इस पॉडकास्ट पे हम बता सकते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बिकॉज कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कुछ डीप, कुछ मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। आजकल वहाँ पे बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऐसी हो गई है कि जेंडर आइडेंटिटी को लेके बच्चे को प्री स्कूल या प्राइमरी स्कूल छोटी उम्र से ही बच्चे को जेंडर आइडेंटिटी के बारे में सिखा रहे ये हैं। मैंने किसी और वीडियो में आपने बहुत देखा होगा देखा सोशल है, मीडिया हाँ, पे। ये बात सही है। हाँ। बच्चों की लाइब्रेरी के सेक्शन में ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं। अभी एक हाल फिलहाल में किताब थी, आपने वीडियो देखी होगी, ये तो खैर यूएस की थी, कि वहाँ पे चलो एटलीस्ट जज गुस्से में किताबों को फेंक रहा है, यू नो। मैंने एक और भी चीज देखी है हाँ कि जी। वहाँ मतलब सेम वॉशरूम यूज कर रहे हैं दोनों वो। मैं उस पे भी आ रहा था, जी। उस पे भी मैंने आना था। बच्चों के 3 रीज़न है, ठीक है। तो यू नो वहाँ के पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि जिस उम्र में बच्चे को लिखना पढ़ना सीखना चाहिए, उस उम्र में आप बच्चे के दिमाग में ऐसी बातें डाल रहे हो, ठीक है। और सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं, एक कोई तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, ओके। उनका नाम मैं डिटेल्स में डाल देंगे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला था, जबकि वो खुद भी ट्रांसजेंडर हैं वो खुद भी, उन्होंने खुद कहा कि बच्चे को एजुकेशन देना गलत बात नहीं है। अगर किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं स्वीकार है तो करो, लेकिन कम से कम 12-13 साल की उम्र के बाद, जब बच्चे को थोड़ी सी समझ आ जाए, मैच्योर हो थोड़ा सा। अभी जब बच्चा बोलना सीख रहा है, बच्चा पढ़ना लिखना सीख रहा है, आप उसी उम्र में बच्चे के दिमाग में वो बातें डाल दे रहे तो हो, उसको मतलब गलत उसका वो उसको तो जाएगा। ये रीज़न बहुत बड़ा है कि कई इंडियन पेरेंट्स अब कहने लग गए कि हम अपने बच्चे को इंडिया ही पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ की तो एजुकेशन। आपका दूसरा रीजन ये था बच्चे को लेकर आप? हाँ जी। पहला मतलब फैमिली, पहला तो हेक्टिक टाइमिंग हो गया, हाँ। कि यू नो एक हर लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ आपका काम है, एक तरफ आपकी फैमिली है, दोनों को बराबर टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर आपका काम आपकी फैमिली से ज़्यादा हैवी हो रहा है तो वो लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी। तो क्या ये चीज़ सच है कि मैंने काफ़ी लोगों का देखा मैं है इस पे भी आ रहा हूँ कि कनाडा में मशीन लाइक लाइफ है? हाँ जी, कनाडा में मशीन लाइक लाइफ है। बंदा देखो, रोबोट बनना आपकी चॉइस नहीं होती, कोई भी रोबोट नहीं बनना चाहता, लेकिन वहाँ पे जो खर्चे इतने हो गए हैं, पता है जब 15 साल पहले मैं गया था, उस समय भी लोग मेरे को बोलते थे कि जो कनाडा आज से 10 साल पहले, यानी कि अब हम बोल सकते हैं 25 साल पहले, कि जो कनाडा 10 साल 15 साल पहले भी 10 साल पहले यानी 25 साल पहले जो कनाडा था वो उस समय नहीं रहा। इवन के जब मैं भी गया था, कनाडा का मतलब होता था एक जना जॉब करे, घर खरीदे। अब जो हाल हो गया कनाडा का, आप घर अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप ढंग के शहर में रह रहे हो जहाँ की हमारे देसी लोग ज़्यादातर जाते हैं। ब्रैम्पटन हो गया, वैंकूवर हो गया, अब कैलगरी का भी वही हाल हो गया। सरी वैंकूवर उसी में आ गया, ब्रिटिश कोलंबिया में। अब तीसरे नंबर पे कैलगरी का भी वही हाल हो गया, घर बहुत महंगे हो गए। इस पे हम बाद में आते हैं, फिलहाल हम अभी बच्चों की बात करते हैं। तीसरा जो रीज़न था वो है जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम। हाँ, ये मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है। क्वेबेक और टोरंटो में भी
कई प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों के वॉशरूम सेम कर दिए हैं। तो इस पे मतलब ये इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं लोग? नहीं, जबकि एक अभी केस हुआ वैंकूवर से 2.5 घंटे दूर एक जगह है सैंच करके, हम्म, वहाँ के कम्युनिटी सेंटर के स्विमिंग पूल में एक 10 साल की बच्ची अपनी माँ को बता रही है बात, मैं आपको क्लिपिंग प्रोवाइड कर दूंगा। वो और उसकी 11 साल की फ्रेंड स्विमिंग पूल में नहा रही हैं और वहाँ पर एक 30 या 40 साल की एज का एक बंदा बच्चों वाली बिकिनी पहनकर स्विमिंग पूल में उनके बगल में नहा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे पीछे उनके वॉशरूम में वहाँ तक चला गया क्योंकि जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम था। और एक और क्लिपिंग थी मैं देख रहा था जिसमें बच्ची खुद बोल रही है, 10 साल की बच्ची, कि मुझे नहीं पसंद है कि जहाँ मैं वहीं पे बच्चे हैं। वहीं एक बच्चे ने, वो कहते हैं एक बच्चे ने मेरे स्टमक में, मेरे पेट में मुक्का मारा, मेरे भाई को ये बुली तो कर रहे हैं। बहुत गलत चीज है भाई। सो पेरेंट्स को वो भी पसंद नहीं है। नहीं, गलत है, ये गलत चीज है। हम जो हमारा माइंड सेट है, जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से भी ये चीज सही नहीं हो। तीसरा रीज़न आपको बताऊं और भी शॉकिंग, कनाडा में जो ड्रग एजुकेशन है, ठीक है, बच्चों को ड्रग एजुकेशन दो, बिकॉज कनाडा में बहुत प्रॉब्लम है ड्रग की। 15 साल के बच्चे ड्रग ओवरडोसेज से मर रहे हैं। अभी एक BC का केस था ब्रिटिश कोलंबिया का, 13 साल की बच्ची ओपियोइड यानी कि अफीम, उसकी ओवरडोसेज से मर गई। तो इस पे सरकार कोई सरकार एक्शन ने नहीं क्या ले रही? किया, सरकार स्कूल्स में बच्चों को ड्रग्स की एजुकेशन दे रही है, लेकिन बजाय कि बच्चों को ये बताओ कि ड्रग्स लेने बुरे हैं, बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि कौन सा ड्रग कितनी मात्रा में लेना चाहिए और अगर ओवरडोसेज हो जाए तो क्या करना चाहिए। रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया? रोकथाम के लिए नहीं है, बता रहे हैं कि ये ड्रग इतनी मात्रा में लो, मतलब इससे ज़्यादा लोगे। रोकथाम के हाँ लिए जी। कुछ नहीं किया कि लेना कैसे ये बताने लगे। हाँ जी, बड़ा शॉकिंग। सेफली कितनी मात्रा हम में लोग लेना तो चाहिए। शुरू में सुनते आ रहे थे कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। रूल्स रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, एज लॉन्ग एज आप उस रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो चीज़ वहाँ बुरी है, जो बंदा रूल तोड़ता है उसके लिए कोई कानून नहीं है। वहाँ पे आपने देखा होगा क्राइम होते हैं, कोई बंदा क्राइम करता है, कई केसेस हुए हैं, बंदे ने कोई क्राइम किया, आजकल क्राइम काफी हाँ, बढ़ गए हैं वहाँ। वहाँ क्राइम होता है, बंदा पकड़ा जाता है, नेक्स्ट डे बंदा छूट जाता है और तीसरे दिन बंदा फिर से क्राइम करता है। मतलब इसका रीजन क्या, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे के कई रीज़न हैं। अब हम इस पे आते हैं। एक तो रीज़न है वहाँ के ह्यूमैनिटेरियंस लॉ ऐसे हैं कि बंदे की लाइफ को वैल्यू करा जाता है, ठीक है, लाइफ वैल्यू करो, लेकिन इस चीज़ का तो देखो कि वो बंदा कैसा है, वो बंदा लाइफ अच्छा है वैल्यू कि तो बंदा बुरा है। लाइफ वैल्यू तो वो है ना, दूसरे की भी तो लाइफ हाँ, वैल्यू वही है तो ना। एग्जैक्टली, वो हर किसी की लाइफ को मान रहे हैं कि हाँ, अगर ऐसे- कि जो बंदा चोरी कर रहा है या जिस बंदे ने खून करा है उसकी भी लाइफ है। हाँ, लेकिन फिर जिसका चाहे- खून कर दिया वो उसका क्या? एग्जैक्टली। अभी एक नया लॉ अभी कुछ टाइम पहले पास हुआ है, कनाडा का गन लॉ C21। अच्छा, इसके बारे में इसके बारे में क्या मैं बताइए बताता हूँ। मुझे? अब वहाँ के गोरों को इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या है ये? उसमें क्या है, जितने भी आपके हैंड गन्स होती हैं या जो आपकी राइफल्स होती हैं, असॉल्ट राइफल्स होती हैं, आप लीगली उस चीज़ को ओन करना बहुत मुश्किल हो गया है। कईयों की तो फ्रीज हो गई है हैंड गन्स। लेकिन अगेन ये लॉ किसके लिए है, जो लीगली वेपन रखना चाहता है उनके लिए। दूसरी तरफ अभी भी USA से काफ़ी भारी मात्रा में इलीगल वेपन्स कनाडा में सप्लाई हो रहे अच्छा, हैं। वहाँ भी ऐसा होता है? हाँ जी, आए दिन रेड होती है, लेकिन अभी भी नहीं रोका जा रहा। जितने भी ये आपके क्रिमिनल्स जो चोरी डकैती करते हैं, उनके पास इलीगल वेपन्स होते हैं। भाई इस चक्कर में तो दुबई सबसे सेफ है। हाँ जी, तो सेफ्टी की अगर बात करी जाए तो उतना सेफ नहीं रहा। नहीं, हम लोग ये चीजें सुनते थे, लेकिन मैंने इधर रिसेंटली देखा है कि काफी मतलब ये चीजें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं। कार थेफ्ट कितना बढ़ गया आपने हाँ। देखा होगा। आपने वो चोरियां मैंने देखी, कार शीशे तोड़ के लोग शीशे चोरी तोड़ कर रहे देते हैं। आप अगर देखोगे अफ्रीका और दुबई में ओंटारियो नंबर प्लेट की कारें बिक रही हैं, वहाँ से चोरी होकर वहाँ पहुँच जाती हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। इनफैक्ट एक कभी CBC न्यूज़ पे केस आया था, बंदे की कार चोरी हो गई, तो उसने तंग आके क्या किया, उसने नई कार ली, क्योंकि पुलिस तो सीधे कहती है कि चोर नहीं पकड़ना, आपके पास इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लो, और इंश्योरेंस कहती है आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया, अब आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब ये हाँ जी, तो वो बंदे ने क्या करा, एयर टैग रख दिया कार में, अगली कार की चोरी ना हो। एयर टैग मतलब एक GPS डिवाइस हाँ जी। टाइप होता है। हाँ। अब तो सबका आने लग गया, एंड्रॉयड हाँ। सैमसंग के भी आने लग गए। खैर,
वो बंदे ने एयर टैग रखा तो उसकी कार चोरी हो गई। ये बात है टोरंटो की। ओके, उसने फॉलो करा अपनी कार को, मतलब कहाँ जा रही है हाँ उसको, जी। क्योंकि लोकेशन तो जो सब पता लगती रही होगी। टोरंटो का जो रेल यार्ड है सीएन रेल का, वो कार वहाँ पहुँची। वो तो उसने वहाँ जाके पुलिस को फ़ोन करा। हम्म, पुलिस ने उससे कहा कि आप ये अब सीएन रेल जो है उस सीएन रेल की पुलिस को कॉल करो, क्योंकि उनकी ज्यूरिसडिक्शन में है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब उनके, यार ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, उनके एरिया में है, उनके मतलब वो एरिया उसके उनके अंडर में आ रहा है। जैसे यहाँ हाँ, कानून। सीआरएफ हाँ। सीआईएसएफ हो गया है, सब अलग अलग रेंज होती उन्होंने कहा उनको कॉल करो। उसने बंदे ने उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी पे आप ट्रेसपासिंग कर रहे हो, यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो हम आपको अच्छा। गिरफ्तार कर लेंगे। तो उस अब वो बंदा क्या करता, वो बंदा हेल्पलेसली देखता रहा कि उसकी कार वहाँ से, उसको बल्कि पता है कि मेरी कार कहाँ से कहाँ जा रही है। उसकी कार वहाँ से गई मॉन्ट्रियल, हम्म, मॉन्ट्रियल से शिप में उसकी कार गई दुबई। ओ, बट कुछ हो नहीं पाया। अब वो कार्स वहाँ लगी हुई हैं सेल पे, वहाँ से कई कार्स आगे अफ्रीका में चले जाते हैं, सेल पे लगी हुई हैं। फनी बात यह है कि ओंटारियो की नंबर प्लेट लगी हुई कार। भाई ये तो काफी शॉकिंग था मेरे लिए भी, और जो मेरे लोग सुन साथ रहे एक केस होंगे। हुआ, मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। अच्छा। मैं सस्केचुअन में रहता था, हम्म, 2013 या 14 की बात है। हम्म, मेरी कार पार्किंग लॉट में, मैं सुबह काम पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरी कार का बैक लाइट टूटी हुई है। अच्छा। और जो मेरे बगल में कार थी, सब कुछ है, वो स्नो पड़ी हुई थी, स्किड मार्क दिख रहे हैं कि वो कार आई, और पता लग रहा था ये इसी ही कार लगी है बगल वाली, बिकॉज सेम उसी हाइट पे उसकी कार बम्पर के ठुकी हुई थी। तो पता लग रहा था, स्नो के मार्क्स देख के पता लग रहा था कि वो कार आई है, ठोका उसने और वापस बैक करके उसने वहीं लगा दी। ठीक है, तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। अच्छा, पुलिस आई फिर? पुलिस, वही तो बताता हूँ। पुलिस ने मेरे से कहा कि पूरे सवाल जवाब पूछे, जब आपकी कार ठुकी वो कौन से डायरेक्शन में खड़ी थी, नहीं, दो पार्किंग और लॉट, वो दूसरी कार कौन से डायरेक्शन से आई। मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन से डायरेक्शन से आई, मुझे अगर देखा होता तो मैं खुद ही बंदे को कन्फ्रंट करता। पार्किंग लॉट में हाँ जी। सीसीटीवी तो होगा ना? उस वहाँ सीसीटीवी नहीं था। नहीं था? अच्छा। नहीं, वो थोड़े से वो अपार्टमेंट्स पुराने थे, वहाँ सीसीटीवी नहीं था। तो ये बात भी 2013 की है, उस समय इतना सीसीटीवी इतना नहीं था। चाहे कनाडा हो, और वो चाहे शहर कोई भी हो। छोटा शहर है, सस्केचुअन में रिजाइना शहर है। रिजाइना, ठीक है। तो मैंने पुलिस को पूरा बताया, उन्होंने फालतू के सवाल पूछे, आपकी कार कौन से डायरेक्शन में खड़ी थी, मतलब वो कार कौन से डायरेक्शन जिसने से आई। गलती की है उससे पूछने की बजाय आप ही से क्रॉस क्वेश्चन करने लगे। तो मैंने जो 5-6 सवाल थे उन्होंने मेरे से पूछे, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम आगे सो एंड सो को आपकी कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आगे को ट्रांसफ़र करी, सेम वो चीज़ उसने पूछी, कौन से डायरेक्शन में खड़ी थी, कहाँ से आई। उसने आगे तीसरे को ट्रांसफ़र करी, तीसरे को मैंने अगेन सेम स्टोरी बताई, उसने आगे सुपरवाइज़र को ट्रांसफ़र करी कॉल। सुपरवाइज़र ने अगेन मेरे से वही चीज़ें पूछ के फिर मेरे से कहता है वील बी इन टच विद यू। ठीक। पर मुड़ के वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कोई कुछ call नहीं हुआ आई, कोई उसमें? कुछ नहीं आई। मुझे खुद के पैसे दे के फिक्स करानी पड़ी मुझे कार। तो लॉ सिस्टम नहीं बढ़िया इतना आपके कहने के बाद? लॉ सिस्टम देखो, अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है ना, तो पुलिस तो कह देगी आपके पास इंश्योरेंस है ना, तो आप इंश्योरेंस लो। तो इंश्योरेंस मतलब चोरी करने के लिए थोड़ी ले रखा है कार चोरी, इंश्योरेंस है ना? वाले कहते हैं कि आपने इंश्योरेंस ली तो आपकी ऑब्वियसली हो, तो Obviously इंश्योरेंस हाई हो जाती है। अच्छा, चलो ये कार की बात हो रही है, मेरे एक माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर रहा है। क्या इंडिया में कार लेना इजी है या वहाँ इजी है इस टाइम? में देखिए, वहाँ पे कार इनिशियली लेना बहुत इजी है, क्योंकि आप सेकेंड हैंड कार भी ले सकते हो। वहाँ पे सेकेंड हैंड कारों की इतनी टूट फूट नहीं होती, क्योंकि वहाँ उसका कारण सड़कें अच्छी हैं, ठीक है, और ट्रैफिक कम है, तो गाड़ी एक रफ्तार में चलती रहती है। तो लेकिन बात आती है बाद में इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस महंगा होता है वहाँ। इंश्योरेंस महंगी है, राइट। उन चीज़ों पे फिर मैं कहूँगा अगेन वो वही दोनों चीज़ आ जाएगी। अपनी जगह सेम है। पर देखो ना, मैंने क्यों ये कार का पूछा, क्योंकि जो नई यूथ है, नए लड़के हैं, सब आजकल सोशल मीडिया इतना मतलब वो है, सब चीज़ें देखते हैं। वहाँ उसके पास ये कार है, मेरे फ्रेंड ने वहाँ गया 2 साल में कार ले ली, फरारी ले ली, या कोई भी मतलब XYZ अच्छे ब्रांड की कार ले ली, उसके साथ फोटो खिंचा। आज फिर उसका भी मन कि यार मैं भी जाऊँगा, चकाचौंध। है ना? तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? इसके पीछे की सच्चाई ये है, इनफैक्ट हाँ जी, मैंने देखा है अब जो स्टूडेंट आ रहे हैं, नो डाउट अब लोग स्टूडेंट्स को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि अब के स्टूडेंट्स जो वहाँ जा रहे हैं वो थोड़ा सा शरारती तत्व उनमें है।
महंगी महंगी गाड़ियाँ लेते हैं, चार्जर, मस्टैंग, राइट। भाई, और गाड़ियों वहाँ का मुझे भी बड़ा जाके शौक है। मेरे सामने था, आप अगर आए थे मेरे अपार्टमेंट में, मैं- आपको मैं- दिखाया था नीचे जो पार्किंग लॉट में, रात के टाइम वहाँ बच्चे ड्रिफ्ट मार रहे हैं ये पार्किंग लॉट ये में। उसके सिद्धू मूसेवाले के हाँ सॉन्ग जी। में भी पैरा है, वो कौन सा है वो, कई सॉन्ग हैं, वो टिब्बिया नहीं। दा पुत में भी वो दिखा रहा है, या जिसमें वो कहता है कि यहाँ ड्रिफ्टिंग वगैरह होती, काफी वो हाँ वो जी। है। सॉन्ग्स ने भी थोड़ा सा ख़राब करा है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब गया था 2010 में, मैंने 2012 में, जब मेरी पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और मेरे पास पिज़्ज़ा की जॉब स्टेबल हो गई कि हाँ, और मुझे बस से आना जाना बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि 2-2 बसें चेंज करनी पड़ती थी, कई बार 3-3 बसें चेंज करनी पड़ती थी। मुझे हैमिल्टन से बर्लिंगटन जाना पड़ता था जॉब करने के लिए। तब मैंने उस समय कार ली थी $4000 की, होंडा सिविक। पहली कार आपकी हाँ जी। $4000 मतलब? वो टाइम अब भी है, मैं नहीं कह रहा अब भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं। उस समय होता था कि पहली कार ही आपकी ऐसी हो, $3-4 की हो, होंडा सिविक होती थी सबसे ज़्यादा, या करोला, क्योंकि ये कारें रिलायबल होती थी, आपके बजट के अंडर भी रहती बजट के अंडर होती थी, रिलायबल होती थी, इतनी टूट फूट नहीं होती थी। ये तो मैंने ब्रैम्पटन में आके देखा, क्योंकि आगे जो कार डीलर्स थे वो भी वही थे जो स्टूडेंट्स आ रखे थे। यू नो 0% फाइनेंस पे, 0% इंटरेस्ट पे कार दे दी। अब मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, कई वहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे आए जब नोटबंदी के बाद, जिनका पीछे से काला धन था, उन्हें पता था कि यहाँ रहना तो है नहीं और ये कार हमने सदा तो रखनी नहीं है, तो कुछ नहीं, अगर पीआर नहीं भी होती वापस खींच लेंगे कार, हमारा क्या जाता है। तो उन लोगों ने बहुत कार लेके बहुत उधंग मचाया। तो मेन यही रीज़न थे आपके वापस आने के? और भी कुछ रीजंस हैं, बट जैसे मैंने देखा है कि वहाँ हेल्थ केयर फ्री है, आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। इंडिया में यही सबसे बड़ा आपका वो खर्चे का वो है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ ना, कनाडा का हेल्थ केयर फ्री है लेकिन इंडिया का हेल्थ केयर फास्ट है। हाँ, नहीं, कनाडा ये का चीज़ हेल्थ तो केयर है। बहुत स्लो है। स्लो है लेकिन है हाँ, फ्री। अभी एक हाल फिलहाल में केस आया था, सस्कैचुअन का एक बंदा था, उसको हेड में थोड़ी सी स्वेलिंग आई, वो सैस्काटून में वहाँ के हॉस्पिटल में गया, पहले 11 दिन उसको इमरजेंसी रूम में जगह नहीं मिली, उसको कॉरिडोर्स में बाहर ही लिटाया गया। और कई ऐसे प्रोसीजर्स, क्योंकि हेड का मामला था, सीरियस मामला था, कई ऐसे प्रोसीजर्स जो कि ऑपरेशन थिएटर में अंदर होने चाहिए वो खुले में करने पड़े उनको। वो तो चलो लकी था कि उसको मिल गया, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इलाज कराने के लिए वापस आते हैं। पर मैंने देखा है कि कई लोग इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं लेना लेकिन चाहूंगा। कनाडा नहीं जाते ना, कभी कोई देखा कनाडा गया, यूएस जाते हैं। अच्छा, यूएस जाते हैं। राइट, हाँ। वहाँ भी यही हाल है, जो वहाँ गोरे हैं वो यूएस जाते हैं इलाज कराने, जो अपने इंडियंस हैं उनको कईयों को होता है कि इंडिया के करा लेंगे, वो इंडिया के वो इलाज तो इंडिया करा लेते नहीं, तो यूएस और कनाडा का इसमें काफी फर्क है मेडिकल लाइन में। हैं। यूएस कनाडा का इतना फ़र्क है जितना इंडिया और नेपाल का है। अच्छा, बहुत फ़र्क है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ये अगर आप देखें, ये जो मार्क बना हुआ है, आप देखते हो कैमरे में अगर ये दिख रहा है, ये बहुत पुराना मार्क है। जब मैं काम करता था पिज़्ज़ा में, तो वहाँ ऐसा हुआ, शाम को रात को क्लोजिंग हो रही थी, तो जो पीछे ड्राइवर था उसने पीछे के एरिया में पोछा मार दिया, गीला था, और मुझे अंधेरा था, मैं जल्दबाजी में था, तो मैं फिसल के गिर गया, फिसल के गिरा और एक रैक पे मेरा हाथ लगा, यहाँ से फट गया। ये बात है रात के 12 बजे की, 12 साढ़े 12। अब उसके बाद मैं हाथ ऐसे रख के वहाँ वापस हैमिल्टन जाके हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में बैठ गए। अब वहाँ इमरजेंसी रूम की सबसे बुरी बात यह है, आपको तब तक अंदर नहीं लेंगे जब तक आप मर नहीं रहे हो। कोई छोटी मोटी चीज़ है ना, टांग टूटी है, हाथ इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी है, उनके लिए इमरजेंसी का मतलब है आप मर रहे हो। इमरजेंसी। तो मैं सुबह के 5:30 बजे तक बैठा रहा वहाँ, मुझे एक पेन किलर तक नहीं दी किसी ने। 5:30 बजे मैंने जब हटाया तो देखा ये चिपक चुका था अपने आप ही, खून रुक गया था, चिपक गया था, ये देखो दिख रहा है ना चिपका हुआ। तो मैं वापस आ गया। देखो, इंडिया में इमरजेंसी का मतलब है आप चाहे नॉर्मल है, एक्स्ट्रा पे करो, आपको इमरजेंसी में दिखा देंगे, फटाफट आपका नंबर आ जाएगा। वहाँ इमरजेंसी का मतलब है आपके अकॉर्डिंग कि जब तक आदमी मरने की कगार पे ना पहुंचे। ये कई केसेस हैं ऐसे, आप ऑनलाइन जाके देख लो, कई केसेस हैं। ये चीज़ तो है। मैंने एक और भी देखा है कि एमआरआई कराने के लिए वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, 6-6 महीने 7-7 महीने निकल जाते हैं। नहीं मिलती अपॉइंटमेंट। इंडिया में आप तुरंत करा सकते हैं। मेरे एक जान पहचान के थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, उनका हाथ टूट गया,
वो हाथ टूटने के बाद 1.5 साल तक ऐसे ही लेके घूमते रहे, वो हड्डी उल्टी जुड़ गई, और जब उनका नंबर आया वो दोबारा हाथ तोड़ के दोबारा प्लास्टर करना पड़ा उन्हें। 1.5 साल तक ऐसे ही घूमते रहे। MRI का मैं आपको अपना खुद का किस्सा बताता हूँ। अच्छा। अभी हम यहाँ मई में वापस आए, सर्दियाँ जब स्टार्ट होने लगी थी, आई थिंक ये अक्टूबर की बात है, मतलब 8 महीने हो गए। सो मेरी वाइफ को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी घुटने में, पैर में चलने में तकलीफ़ होती थी। तो सबसे बड़ी बात वहाँ क्या है, आप खुद अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते MRI की। ऐसी कोई भी चीज़ है आपको अपने फैमिली डॉक्टर के थ्रू जाना पड़ेगा, और वो आगे आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। डॉक्टर रेकमेंड करेगा हाँ MRI जी। के लिए, है ना? आप अगर, मेरी वाइफ वहाँ सीधे कॉल करती थी, वो फ़ोन ही नहीं उठाते थे। सो मेरी वाइफ को 8-9 महीने हो गए अपॉइंटमेंट नहीं मिली। 8-9 महीने हो गए MRI की अपॉइंटमेंट नहीं मिली अभी हाँ तक। जी, यहाँ आए हैं, यहाँ आके MRI कराई है। आप पैसे दो। हाँ जी, यहाँ आके MRI कराई, यहाँ के तो पैसे दे के होगी, तब पता लगा कि उनको ACL टीयर था। अब वो 7-8 महीने में कितनी डैमेज हो गई होगी, हो सकता है वो 7-8 महीने अगर कराते तो वो पार्शियल टीयर होता। नहीं तो क्या ये मतलब जो इंडियंस है उनके लिए ये रूल्स है कि मतलब ये सभी proper के लिए है, मतलब ये सबके सभी के है? लिए है। तो बड़ा वहाँ मेडिकल में बड़ा दिक्कत आती होगी लोगों को। हाँ जी, अभी आई होप कि ये 8 दिसंबर को इन्होंने नई स्ट्रीम लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी डॉक्टर्स के लिए। आई होप उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन अगेन हु नोज, मेन प्रॉब्लम तो वहाँ के डॉक्टर्स की है ना। वहाँ का डॉक्टर्स जो कम है वहाँ का क्या? जो नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स का भी एक माफिया है। अच्छा। वो नए बंदे को उस सिस्टम में घुसने नहीं देते। तो भाई फिर कनाडा में लॉबी है वहाँ, जैसे यहाँ वहाँ करप्शन का जो नाम है ना, वो लॉबी है, वहाँ लॉबी चलती है। चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, हर चीज़ की एक लॉबी है। वही अपने मोटे मोटे जो बड़ी बड़ी मच्छियाँ होती हैं, बड़ी मछली छोटी सेम मछली चीज़ को खा जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में है। ट्रांसपोर्ट में भी सेम चीज़ है। जो बड़े बड़े ट्रकर्स हैं, जो पुराने बन गए वो बन गए, नया आज की डेट में कोई ट्रांसपोर्टर बन नहीं सकता। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक ट्रक लो, उसको चलाओ। ये चीजें वहाँ भी हैं कनाडा में? लॉबी वहाँ भी है, ओह। वहाँ आपको घुसने नहीं देंगे सिस्टम में। तो जो नए लोग जा रहे हैं बहुत स्ट्रगल है फिर उनके लिए। बहुत स्ट्रगल। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा हुआ हो आपके साथ जो आपके एकदम, जो आपको एकदम शॉक कर गया वो चीज, कोई ऐसा कनाडा में आपके साथ कुछ हुआ? कई हुए हैं, गिनते गिनते थक जाऊंगा। कोई सबसे बड़ा मतलब एक? मैंने आपको 3-4 तो गिना दिए, राइट। अभी वहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो हाल हो गया है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग का अब ये हाल है रमनदीप, कि पहले तो होता था आप 5 दिन काम करो, राइट, और उसके बाद अपनी लाइफ भी इंजॉय करो, क्योंकि बंदा इसीलिए तो जाता है। वीकेंड में बंदा काम क्यों कर रहा है? लाइफ इंजॉय करने के लिए कर रहा है। नहीं, गोरों का तो ये है है, ना? हम लोग यही देखते हैं कि 4-5 दिन कमाया, हाँ। 2 दिन उन्होंने उड़ाया। अब ये हाल हो गया है कि वहाँ पे जो देसी भी खुद कहते हैं, अगर आप 7 दिन या 6 दिन, अगर आप 7 दिन काम नहीं कर रहे ना, तो आप काम ही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड। तो क्या गोरे आप भी लोग जो वहाँ के हाँ। हैं वो भी ऐसे कर रहे हैं क्या? गोरे बहुत कम, गोरे जो अपने हैं ना, वो जहाँ इंडियंस होते हैं वहाँ से निकल ही जाते निकल हैं, जाते हैं। हाँ, बिकॉज मैंने ये अपने चीज़ इंडियंस देखी हर चीज़ का रेट तोड़ देते हैं, हर चीज़ सस्ती कर देते हैं। खैर अब तो फिलहाल गोरे भी वहाँ तंग हो गए। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब वहाँ ट्रक सेल्स में था, जिस दौरान मैंने अपने व्लॉग्स भी बनाए, तो वहाँ एक क्लाइंट था, तो उससे एक दिन ऐसी बात शुरू हो गई कि ये है वो है कि कनाडा, तो उसी ने मेरे से कहा कि कनाडा पहले तो बहुत बढ़िया था, अब तो बहुत बुरा हाल हो गया हर चीज़ में। यही सब चीज़ें डिस्कस कर रही थी, ये बच्चों वाली चीज़ें और ये सब। तो उसने मेरे से कहा, जब मैंने उससे कहा यार कि मैं तो शायद वापस ही चला जाऊँगा, उस समय मेरा माइंड बनना शुरू हो गया था। तो उसने मेरे से कहा कि चलो तुम तो लकी हो कि तुम्हारे पास बैक होम कंट्री है जाने तुम तो के लिए। वापस जा सकते हो। हम लोग कहाँ जाएं? उनकी तो कंट्री वही है। बात उसकी भी सही है। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए, तब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ मैं वाकई में लकी हूँ। और एक और मैंने केस सुना था किसी का, बच्चे का, कोई ऊबर चला रहा था बच्चा, ये आपने भी सुना होगा। ऊबर चला रहा था वो, तो एक गोरी उसके साथ बैठी थी, बुढ़िया, तो उससे ऐसी पूछने लग गई कि बैक होम क्या है। नॉर्मल वही कि वहाँ खेती बाड़ी है, ये है वो है। तो उसने पता क्या कहा कि तुम वो सब छोड़ के यहाँ आ गए कि यहाँ आके वो सब चीज़ें दोबारा बनाओ। सही बात है, वहाँ आप जाते हो जो वो लाइफ जीरो पीछे से है, स्टार्ट उसका क्या होती है। होगा? हाँ। राइट। और मेरा तो रमनदीप, जो मैंने आपको अपने फादर का केस बताया, मेरे फादर तो मेरे से कई साल से कह रहे थे कि अपना वापस आओ, यहीं पे अपना बिजनेस देखो। पहले तो मेरे को ऑप्शन देते थे कि देखो यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है। अब तो पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने सीधे बोल दिया कि मेरे से नहीं होता। नहीं देखो, वो आके भी अपना कब संभालो। तक हाँ करेंगे। लोगों को टेंशन होती है कि मैं वापस इंडिया चला गया तो लोग क्या कहेंगे।
कि कनाडा से छोड़ के आ गया। मेरे को ये टेंशन थी अगर मैं टाइम से नहीं गया तो लोग क्या क्या कहेंगे कहेंगे? कि इसके फादर इसको बुलाते रहे, ये नहीं आया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जो आपने ये फैसला लिया इंडिया वापस आने का, कि आपके मन में डर बैठा हो उस चीज़ को कि कहीं मैं ये फैसला मेरा गलत ना साबित हो जाए या मैं गलती कर रहा हूँ कनाडा छोड़ के? देखिए अगेन, फैसले कोई भी बंदा लेता है, बड़े से बड़े फैसले, कोई भी फैसला परफेक्ट नहीं होता। एक डर तो हर जगह होता है। ये चीज़ मैं सोच के गया था कि वहाँ पर भी जाएंगे। अभी भी कई दिन ऐसे होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्यों आ गया, वापस ही चलते हैं। लेकिन फिर मगर ठंडा दिमाग करके सोचो, पीछे जाओ कि आप किन चीज़ों की वजह से यहाँ आए हो, तो आप सोचते हो कि दोबारा उसी चीज़ को करोगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़िंदगी भर यही चीज़ करता रहूँ। आपको एक इंसिडेंट और बताता हूँ, वो भी एक टर्निंग पॉइंट ही कह सकते हैं आप लाइफ का। मैं और मेरी वाइफ एक दिन घूमने जा रहे थे वीकेंड पे। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी वाइफ भी काम करती थी, बच्चे को छोड़ती थी। अब हमारी बेटी उस समय 3 साल की होगी। 3 साल के बच्चे को कितनी समझ होती है, लेकिन बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, स्मार्ट होते हैं। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो हम लोग ऐसे ही जाते जाते ड्राइव करते करते गाड़ी में बच्चों के साथ मजाक करने लगे। तो मैंने बच्चे से कहा कि आई लव यू। उसने मेरे से कहा पापा आई लव यू टू। फिर मेरी वाइफ ने कहा कि मम्मा ऑल्सो लव्स यू। तो बच्चे ने पता क्या कहा कि नहीं मम्मा, यू ओनली लव वर्क, यू डोंट लव मी। ओह, बच्चे ने कहा कि तुम अपने काम से प्यार करते हो। मेरी वाइफ तो रोने लग गई। हो। ये 10-15 मिनट तक रोती रही। और यही रीज़न था उस दिन की मेरी वाइफ ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वापस ही चले भाई। नहीं तो कई केसेस में होता है कि वाइफ्स नहीं जाना चाहती। लेकिन आई वाज लकी कि मेरी वाइफ की भी थिंकिंग वैसी थी। और अगेन पेरेंट्स भी था एक बड़ा रीज़न। मैं वाइफ को कहता था कि कि कभी भी कुछ भी हो जाए, एकदम से कुछ हो जाए, कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया से इधर आना उतना आसान नहीं है। एकदम अगर आना पड़े किसी चीज़ के लिए, आपको काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, आपको खड़े पैर टिकट्स बाय करनी पड़ती हैं इतनी महंगी, राइट? फिर आपको पैकिंग करनी पड़ती है। अच्छा, फिर मेरे एक दिमाग में बीच में आपको रोक रहा हूँ। तो जो मतलब जैसे आप वहाँ रहे, आपके पास कार थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आप सब छोड़ के आए तो कार वगैरह उनका क्या किया? मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है। देखो, वापस मूव करना बहुत बड़ा स्टेप है। और ये पता तभी लगा जब एकदम हम रैप अप करने लगे हर चीज़। कार का तो मैंने उस समय तो अगर मेरा कार का थोड़ा सा मेरा मुश्किल रही कार, बिकॉज अगर तो मेरी खुद की कार थी तो मैंने वो तो कार बेच दी, मेरी सेकंड हैंड कार थी। फिर जब मेरे दिमाग में था ऑलरेडी कि हाँ वापस चले ही जाना है, आपके दिमाग में चल रहा था? हाँ, तो मैंने कहा यार 15 साल कनाडा रहे हैं, आज तक कभी नई कार नहीं चला के देखी, कम से कम ये शौक तो पूरा करके जाए। तो मैंने लीज पे कार ली थी। अच्छा। तो इसकी लीज ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी, तो मैंने वहाँ लीज टेक ओवर करवा दी थी किसी से। हाँ जी। अच्छा, चलो ये हो गया। अच्छा, अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप कनाडा वापस चले जाएं, अगर आपको डबल सैलरी दी जाए तो क्या आप जाएंगे? जो आपको सैलरी मिल रही थी उससे अगर आपको डबल ऑफर किया जाए तो आप कनाडा जाएंगे वापस या आप इंडिया ही प्रेफर करेंगे? देखो, अगर लॉजिकली सोचे ना, पहली बात तो डबल सैलरी वाली बात नामुमकिन है, वो आपको भी पता है। अगर एक बार को हो भी जाए, चलो ऐसा अगर होता है तो मेरे लिए अगेन, अगर वहाँ के ये सिस्टम चेंज हो जाए, नहीं, जो जैसा है वैसा रहे, बस सैलरी आपकी डबल हो जाए, तो आप इंडिया से वापस कनाडा जाएंगे? सोच सकता हूँ अगर मेरे को छुट्टियाँ मिलती रहें टाइम पे, क्योंकि मैं अपने बच्चे को वहाँ नहीं लेके जाऊँगा। बच्चे को आप नहीं लेके? सैलरी डबल होगी, ठीक है, मैं आने जाने का खर्चा उठा सकता हूँ। लेकिन अगर वो जॉब ऐसी हो कि जिसमें मुझे अलाउ हो कि हाँ जब मर्जी इंडिया जाओ, अपना लगा के आओ फैमिली के पास, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली भी उतनी ज़रूरी है। भाई, अपना देश अपना ही होता है, ठीक है ना? तो इनकी बातों से तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी कनाडा के बारे में। तो होप आप लोगों को भी ये चीज़ें आज समझ आ रही होंगी। आप 15 साल पहले कनाडा गए थे इंडिया छोड़ के, अब आप 15 साल बाद वापस आए हैं, तो क्या 15 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया कितना फ़र्क आया? फ़र्क तो बहुत आ गया है। कई पॉजिटिव्स भी हैं इसमें, कई नेगेटिव्स भी हैं। मैं हमेशा देखता था कि इतने सालों में टोरंटो जैसा मैं 15 साल पहले गया था वैसा ही है आज भी। टोरंटो में कोई चेंज नहीं आया। अपना दिल्ली कितना बदल गया है, काफ़ी एडवांस हो गया है पहले से।
इंडिया पहले के मुकाबले काफ़ी इंडिया में डेवलपमेंट हुई है। जो ये भी एक रीज़न है रिवर्स माइग्रेशन का। मैं आपको रिवर्स माइग्रेशन पे एक बात बताता हूँ। मेरा वहाँ एक फ्रेंड था चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे एक दिन मेरी बात होने लगी ऐसे कि जब मैंने उसको भी बताया कि मैं वहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड था, तो जब मैंने उससे बात करनी स्टार्ट करी कि मैं कॉर्पोरेशन बंद करनी पड़ेगी, तो रिवर्स माइग्रेशन पे हम आ गए। तो उसने कहा कि मैंने कहा एकदम से रिवर्स माइग्रेशन इतना कैसे बढ़ गया। हाँ। तो उसने कहा देखो रिवर्स माइग्रेशन आज का टॉपिक नहीं है, रिवर्स माइग्रेशन काफ़ी साल पुराना टॉपिक है। पहले भी होता था। यूरोपियन कंट्रीज़ में, चाइना जैसी कंट्रीज़ में जहाँ डेवलपमेंट पहले हो चुकी थी, लोग वापस अपनी कंट्रीज़ को जाने लग गए थे, क्योंकि जिन चीज़ों की तलाश में लोग अपना देश छोड़ के बाहर जाते हैं वो चीज़ें यहीं पे मिलने लग गई हैं। तो बंदा कहता है देन व्हाई नॉट कि यहाँ पे अगर ठीक ठाक मिल रहा है सारा कर कुछ, सकते हो। हाँ, आपकी सिचुएशन तो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। हाँ। अब हाँ, तो बात ये अब इंडिया में भी वो सब चीज़ें मिलने लग गई हैं, तो बंदा कहता है देन व्हाई नॉट कम बैक। और इंडिया में तो सब कुछ पहले से बना बनाया है ना। आप बाहर जाते हो, वहाँ आप जीरो से स्टार्ट करते, इवन आपके पास एक साइकिल तक नहीं होती है। एग्जैक्टली, है ना। तो आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ती है। अब वही चीज़ें आपको ऑलरेडी इंडिया में मिल रही हैं, और वो सारा चीज़ें अब इंडिया भी डेवलप अपना कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने इंडिया में आ चुकी हैं, तो बंदा वो टाइम बदल चुका है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने ये भी बता दिया कि आप कनाडा क्यों गए थे, क्या आपने किया, और वापस आने के कारण भी आपने बता दिए कि मेरा ये रीजंस थे वापस आने के। लेकिन वापस आने के बाद अब आप इंडिया में क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब आप गए थे तब का इंडिया और अब का इंडिया काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखो यहाँ वापस आने के बाद जो एक लाइफस्टाइल में जो बदलाव आता है उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ आपका एक फिक्स स्केड्यूल बना होता है। आप सेम टाइम पे उठ रहे हो, सेम टाइम पे आप जॉब पे जा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो। यहाँ आके आपको सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वही चीज़ कई बार अच्छी भी लगती है कि आप कहीं घूमने चले जाओ फ्रेंड्स के साथ, और कई बार वही चीज़ खलती भी है, खाती आदमी को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आदत बन जाती है, 15 साल बहुत होते हैं। दूसरा जो थोड़ा सा मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो मुझे अजीब लगा था, आप लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगती होगी, वहाँ ये चीज़ नहीं है। मेरा जो कज़न है, कज़न के फ्रेंड आते थे, तो उसके साथ उन्होंने कहना आओ चलो वहाँ चलते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मेरा कोई काम नहीं है, मैं क्यों जाऊँ साथ में। तब उसने मुझे समझाया कि देखो इंडिया का कल्चर यही है, यही इंडिया की खूबसूरती है। आज आप किसी के साथ उसके काम के लिए जाओगे, कल को वो आपके साथ आपके काम के लिए जाएगा। भाई इंडिया में तो पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं साथ में, आप भाई चलें जरा। तीसरा जो मुझे ये चीज़ वो समझेंगे जो इंडिया में भी जॉब करते हैं, कभी जॉब चली जाती है। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगा, वो लगा पापा से पैसे मांगना खर्चे के लिए, क्योंकि आप इतने साल जब रह चुके हो बाहर, आप किसी से नहीं मांगते पैसे। जबकि हालांकि मुझे पता है जो कुछ है यहाँ मेरा ही है। मेरे पापा कहते भी हैं कि तू क्यों शर्माता है, सब कुछ तेरा ही है, मांगा कर भेजे जब। नहीं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। एक झिझक होती है, एक आदमी के दिल में एक झिझक आ जाती है, एक कह सकते हो आप खुददारी आ जाती है बंदे के दिमाग में कि बंदा वहाँ इतने साल, इतनी कम उम्र में, तो चलो फिर भी चलो 22 साल की उम्र में गया, कई बच्चे 18 साल की उम्र में चले जाते हैं। जब आप उस उम्र में एक विदेश में जाकर एक नए सिरे से अपनी लाइफ को खुद कमाने लग अपने बलबूते पे बनाते हो, तो वो चीज़ें लोग आपके दिमाग में आ जाती हैं। वही चीज़ आप यहाँ ढूंढते हैं उस चीज़ को। फिर कई जगह अच्छी चीज़ें मुझे ये लगती है, यहाँ आपके पास अगेन टाइम है, उस टाइम को आप कंज्यूम कर सकते हो। यूट्यूब मेरा शुरू से पैशन था, मैंने व्लॉगिंग करी, और अभी अगर आप देखो अभी जो मेरा चैनल है, अब मैं अपने चैनल के थ्रू यही कर रहा हूँ कि अपनी खुद की लाइफ स्टोरी, अपने एक्सपीरियंसेस, और जो मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंसेस किए हैं और आगे जो मेरी स्टडी है, उसको मैं यूट्यूब के थ्रू अब लोगों को बता रहा हूँ कि मैं लोगों को डिसीजन लेने में मदद कर सकूँ। कई लोग ऐसे मेरी तरह होंगे जो वापस आना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं, नहीं आ पाते हैं, उनके मन में वो मतलब हिम्मत। देखिए ये डिसीजन लेना भी एक हिम्मत वाला काम है, क्योंकि इसमें ये भी लगता है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा, तो आप आके यहाँ आप यूट्यूबर बन गए? हाँ जी, आपकी तरह हम भी छोटे मोटे यूट्यूबर तो चैनल का क्या नाम है आपके? मेरे चैनल का नाम है थाबल टीवी। भाई मैं अपने सब्सक्राइबर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, तो इनका जो चैनल है थाबल टीवी, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। इनकी स्टोरी वहाँ भी पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल में जो वीडियोस अब मैंने डाली हैं उसका मेन पर्पस यही है
कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी स्टडीज़ के द्वारा लोगों को गाइड कर सकूं। मेरा सिर्फ ये मोटिव नहीं है, या कईयों को लगता है मैं प्रोपोगेंडा चला रहा हूँ कि लोगों को भड़काऊं कि आप बाहर मत जाओ। नहीं, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे मैं उसमें दोनों कंट्रीज़ के, स्पेशली कनाडा के, मैं गुड्स एंड बैड्स दोनों बताता हूँ कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको इंडिया के बारे में पता लगे कि मैं कैसे कोप अप कर रहा हूँ, और जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनको इस समय करंट सिचुएशन पता लग सके कि वहाँ जाके सिर्फ सोशल मीडिया की चकाचौंध में आके ना जाएं, सच्चाई देखें क्या है और उस तरीके से अपनी तैयारी करके जाएं। इनके चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ भी आप जाके इनको देख सकते हैं। अच्छा चलो, मेरे बहुत सारे सवाल हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग नहीं ले सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो कुछ रैपिड फायर आपके साथ खेलते हैं। मैंने लिख के लाया था मैं कुछ चीज़ें, बहुत सारे, क्योंकि 15 साल बहुत होते हैं तो बहुत सारे सवाल थे, बट छोटे छोटे सवाल जो मेरे लोग सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स भी पसंद करेंगे सुनना। अच्छा, कॉफी विद रमन चल रहा है। कॉफी विद रमन ले लें आप। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं, रैपिड फायर खेलते हैं, आपको फटाफट जवाब देने हैं। टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी या नुक्कड़ वाली चाय? नुक्कड़ वाली चाय। नुक्कड़ वाली चाय, ठीक है। अच्छा, स्नोफॉल या मानसून? स्नोफॉल। स्नोफॉल, क्योंकि स्नोफॉल में आदमी भीगता नहीं है, मानसून में आदमी भीग जाता है। सिर्फ ये सबका अलग अलग होता है, आपको स्नोफॉल अच्छा। डॉलर या रुपीस? यहाँ पे डिपेंड करता है। हाँ। ये सॉरी, मैं ऐसा जवाब दे रहा हूँ, जहाँ जो चीज़ डॉलर में सस्ती पड़ रही है वहाँ डॉलर, जो चीज़ रुपए में सस्ती पड़ रही है वहाँ रुपया। अच्छा, इंग्लिश में हाउ आर यू, या पंजाबी या हिंदी में क्या हाल है, की हाल चाल है? किद्दां किद्दां भाजी, की हाल भाजी की हाल चाल। तो दोनों में मतलब पंजाबी हाँ का आप ज़्यादा वो पंजाबी। करेंगे। अच्छा, कनाडा की वो चीज़ जो आप इंडिया में भी बहुत मिस करते हैं? एक छोटा सा तो मैं वही कहूँगा जो मैंने अभी नुक्कड़ वाली चाय के दूसरे नुक्कड़ नंबर पे वाली रखा, चाय टिम हॉर्टन वाली कॉफ़ी। मतलब चाय, कभी-कभी मिस इंडिया होती की है, चाय आप मिस लेकिन करते हैं वहाँ? अगर मैं बताऊँ ना तो मैं कनाडा उतना मिस नहीं करता, जब मैं उससे ज़्यादा मैं यूएस मिस करता हूँ। जो मेरे व्लॉग्स आपने जब देखोगे, हाँ, आप, मैंने देखा आप यूएस भी जाते रहे। हाँ। तो जो यूएस में ड्राइव करना है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यूएस में कनाडा के मुकाबले सड़कें अच्छी हैं, मैंने देखा है कनाडा में तो ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज कनाडा में सड़कें नहीं हैं, हम्म, कनाडा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा में नहीं है। लोग कनाडा तो में कहते हैं कि बहुत कनाडा लिमिटेड है। काफी आगे है इंडिया से। कहीं भी जाना हो आपको एक ही हाईवे है आपके पास, उसी हाईवे से जाना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ तो अब मैं इधर से, अपने घर से इधर लखीमपुर आया हूँ, मेरे पास 3-4 ऑप्शन है और कौन सा ये काफी हाईवे सारे लेके रूट्स हैं। आऊँ। वहाँ एक ही आपके पास हाईवे 401 है और उधर से हाईवे 1 है। हाँ। ट्रांस अच्छा, कनाडा और हाईवे। एक चीज और भी तो है, वहाँ नंबर ऑफ कार्स भी ज्यादा है। ये एक्चुअली मैंने, ये आप बहुत सही कह रहे हो। मैं जब यूएस से ड्राइव करता हुआ आता था ना, तो मैं 6-7 घंटे यूएस में ड्राइव करके जितनी कार्स देखता था ना, उतनी कार्स नाइग्रा फॉल्स से टोरंटो आते थे मैं 1.5-2 घंटे में ही देख 1.5-2 लेता घंटे का वो था। रूट सब है, कुछ हाँ जी। एक ही उसमें कंजेस्टेड। ट्रैफिक जैम्स यूएस में कभी ट्रैफिक जैम नहीं देखा मैंने हाईवेज पे। अच्छा, नाइग्रा फॉल की आपने बात की है, नाइग्रा फॉल आपने देखा है, ऐसा इंडिया में कहीं कोई जगह है? इंडिया में मैं इतना नहीं घूमता, अभी आप लेकिन साउथ में अगर जाओगे तो वहाँ कई अच्छे अच्छे फॉल्स हैं। फॉल्स हैं, हाँ। पर अब मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, उत्तराखंड में भी कई उत्तराखंड जगहें भी हैं। काफी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं हाँ वहाँ जी। भी, है ना? हाँ। अच्छा, वापस आने का फैसला दिल से था कि दिमाग से था? ये दिल और दिमाग दोनों का एक संतुलन लेके एक फैसला था। ये नहीं कह सकता मैं कि दिल से लिया, क्योंकि अगर दिल से लिया होता तो मैं 15 साल की वेट नहीं करता। और दिमाग से अगर मैं लेता तो दिमाग से कई ऐसे फैसले हैं जो आदमी, जैसे बच्चों का रीज़न है, पेरेंट्स का रीज़न है, उसमें आपको थोड़ा बहुत दिल और दिमाग दोनों सोच के चलना पड़ता है। एक वर्ड में कनाडा की लाइफ को डिफाइन करें। ग्राइंड का मतलब है, जो कहते हैं ना, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, बस वो हाल है। आप उठो, काम पे जाओ, वापस आओ, घर आके काम करो। उठो, काम पे जाओ, घर आओ, घर का काम। ये बात सच है, मशीन लाइक लाइफ, हाँ जी, है ना? और अगर आप सोचो कि वहाँ पे आप फ्रेंड्स हैं आपके पास, आप वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने जाओ, तो वो भी आप हर बार नहीं कर सकते। अच्छा, 15 कई वीकेंड्स ऐसे होंगे कि आपके पास ओवर टाइम का मौका मिल रहा है, तो बंदा कहता है एक्स्ट्रा पैसे बनाऊं, मैं काम करूंगा। कई वीकेंड्स ऐसे होंगे आपको फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कई वीकेंड्स होंगे आपका घर का काम ही बहुत हो जाता है।
कई वीकेंड्स होते हैं आप बीमार पड़ जाते हो, आप थक जाते हो, आपका कहीं जाने का दिल नहीं करता। 15 साल में आपने ऐसे कितने दोस्त वहाँ बनाए कि रात को आपको अगर 2 बजे भी कॉल करनी पड़े तो आप कर सकते हैं? कोई बनाया आपने 15 साल में ऐसा दोस्त? देखो, जो जितने भी दोस्त बने ना वहाँ कॉलेज टाइम में बने, वो आज भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, 2 मेरे दोस्त ऐसे हैं, 2 ऐसे दोस्त हैं मेरे कॉलेज वहाँ पे बने हुए, जिनको मैं आधी रात को भी कॉल करूँ तो आ जाएंगे। और एक मेरा जो इंडिया का फ्रेंड था, जो जिसके पास मैंने कब काम भी करा जाके, एक वो भी ऐसा ही है। सो हाँ, कनाडा में मेरे 3 फ्रेंड ऐसे हैं जिनको आप जो 2 बजे कॉल करें हाँ तो जी। आप वो उठाएंगे और हाँ आपके। जी। अच्छा, कनाडा में इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ आप कौन सी मिस करते थे? इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ फैमिली। फैमिली तो फैमिली के, क्योंकि फैमिली तो मैंने आपके 15 साथ में सालों थी। में मैंने 15 सालों में छोटी से लेके बड़ी बहुत चीज़ें मिस कर चुका हूँ। सबसे बड़ा मैं अपनी मॉम का फ्यूनरल मिस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी जब मेरे मॉम बीमार थे तो मैं आया और 2 महीने उनके साथ टाइम स्पेंड करा, वापस गया। मेरे जाने के 1.5 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई। तो उस समय वर्क परमिट के थोड़े से चक्कर ऐसे थे, काम भी ढूंढना था। और फिर पेरेंट्स ने कहा, फादर ने कहा कि क्या करोगे आके, कोई नहीं हम संभाल लेंगे। शादियाँ मिस करी। बहुत कठिन टाइम था ये। मेरी दादी जी, मैं उनके भी आखिरी समय में नहीं जा पाया। उस समय हालांकि उस समय मेरी पीआर की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई हुई थी। वो भी कह सकते हो, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ कि मैंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए अपना पासपोर्ट भेजा, 15 दिन में स्टैंप लग के आ जाती है। अब पता नहीं क्या बात है, मेरी बारी में मुझे 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया स्टैंप लग। सो मैं दादी के उस पर भी नहीं जा पाया। कई शादियां मिस कर दी। देखिए, कनाडा जाकर बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, इन्होंने दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया। जो दिखता है वैसा होता नहीं है। अच्छा, एक इमिग्रेंट की तरह वहाँ रहना वर्सेस अपने देश में फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह रहना, इस डिफरेंस को आप कैसे देखते हैं? इसको मैं अगेन आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे एज अ फर्स्ट क्लास सिटीज़न रहते हो और आपको यहाँ पे सर्विसेज मिल रही हैं और आप यहाँ की जो बुराइयाँ हैं आप उसको कोप अप कर सकते हो, यहाँ का जो थोड़ा बहुत पोल्यूशन है जो कि सिर्फ बड़े शहरों में ही ज़्यादा है, छोटे शहरों में इतना नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं ठीक ठाक है। थोड़े बहुत जो करप्शन है छोटे लेवल पे इंडिया में, आप उन चीज़ों को अगर इग्नोर कर सकते हो और आप यहाँ पे वो फर्स्ट क्लास लाइफ एंजॉय करो, आपकी फैमिली को टाइम दो, है ना। और वो चीज़ आप अगर को वो चीज़ अच्छी लगती है तो आपके लिए इंडिया ही सही है। अगर आप वहाँ जाके और चीज़ों में कि आपको साफ़ हवा पानी चाहिए, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर करती है रादर दैन कि आप सुबह शाम काम कर रहे हो, फैमिली के साथ वक्त उतना नहीं स्पेंड कर पा रहे, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो। तो आपको, चलो हेल्थ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इवेंचुअली हेल्थ ख़राब हो जाती है जब आप इतना लगातार काम करते हो। वहाँ कईयों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आई हैं। तो आप अगेन वो आपकी प्रायोरिटीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, कनाडा की शांति या फिर इंडिया का शोर? इंडिया के शोर में एक अपनापन है, तो मैं कहूँगा इंडिया का शोर। अच्छा, एडवाइस मतलब आजकल पंजाब और बाकी मतलब इंडिया का यूथ बाहर जो जा रहा है या जो जाना चाहता है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे इन शॉर्ट? इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। जॉब्स देखिए, अभी इंडिया में भी जॉब्स नहीं है, जॉब्स कनाडा में भी इस समय मुश्किल है। और इसका अगर एक रीज़न मेरे से पूछा जाए तो वो रीज़न है कि हर कोई जॉब करना चाहता है, जॉब पैदा कोई नहीं करना चाहता। सो आप वहाँ रहिए जहाँ आप एक खुद का बिज़नेस कर सकें, आप अपने खुद के बॉस बनिए, लोगों को रोज़गार दीजिए, रादर देन कि अगर आप इंडिया की परेशानियों को छोड़ के आप बाहर भागेंगे ना, तो फिर वहाँ की परेशानियों में आप फंस के रह जाएंगे। सो परेशान होकर बाहर मत जाइए, तैयारी के साथ जाइए, पूरा देखिए। अगर आप यहाँ अपनी लाइफ बना सकते हैं तो यहाँ बनाइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। मैं जब ये पॉडकास्ट के बारे में सोचा तब मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, वो मैंने लिखा है, मैं भूल जाता हूँ। तो ये है, वहाँ हर काम खुद करना पड़ता है। हाँ जी। गाड़ी धोने से लेकर बर्फ़ साफ़ करने तक
इंडिया में जब आप अपने पहली बार किसी से हेल्प ली, भैया ये काम कर दो, तो आपको कैसा फील हुआ, कैसी फीलिंग थी? देखो, थोड़ी बहुत आदत पड़ जाती। अब भी यहाँ जब मैं आया, कई बार होता है कि मैं कोई काम खुद कर रहा हूँ जिसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती, हाँ मैं काम खुद कर रहा हूँ, लेकिन फिर शौक लगता है जब आपके चाहे आपके जो बिजनेस में काम वाले हैं या जो घर पे आसपास आप नौकर हैं, देखते हैं वो चीजें। कहते हैं अरे अरे आप क्यों कर रहे हो, मैं करता हूँ। कई छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, जैसे गाड़ी की मैट साफ करना, हाँ। ये सब। तो हाँ, वो थोड़ा सा शौक लगता है कि यार ठीक है, नॉर्मल है। अब तो जैसे अब ये जैसे चीज एक आपको example अच्छी है। लगती है या कैसे, मतलब? ये डिपेंड करता है। देखो, कई काम ऐसे होते थे कनाडा में जो मजबूरी में करने पड़ते थे, करने अच्छे नहीं लगते, तो वो काम यहाँ नहीं करते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं, एक एग्जांपल है, सुबह की चाय मुझे अपने हाथ की बनी अच्छी लगती है। ये हाँ मतलब जी। पहले से आदत थी कि कनाडा जाके पड़ गई? ये कनाडा जाके बन गई, आप कह सकते हैं। क्योंकि जब किसी दिन ये होता है ना, मजबूरी थी भाई आपकी? वहाँ पे मजबूरी कह सकते हैं आप, मूड के हिसाब से था। जिस दिन अब घर पे आप आराम रिलैक्स कर रहे हो तो उस हिसाब से चाय बनती थी। जिस दिन सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना है तो स्ट्रॉन्ग चाय बनती थी, राइट। अच्छा, वहाँ हर चीज मतलब कि आपको खरीदनी पड़ती थी, फ्री में कुछ नहीं मिलता था? फ्री में इंडिया में बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको कम सस्ते रेट में या हाँ जी। फ्री में मिल जाती है हाँ जी, है ना? तो ये भी एक वो है कि कॉस्ट ऑफ फ्री लिविंग में। वहाँ भी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप ढूंढने से, लेकिन वो चीज़ें आपको सस्ती तभी लगेंगी जब आपके पास जॉब होगी। जब तक आप काम नहीं करोगे ना, आपको हर चीज़ महंगी लगेगी, क्योंकि आप डॉलर टू रुपीज़ कन्वर्ट करते रह जाओगे। सस्ती से सस्ती चीज़ भी अगर आप $1 की लोगे, एक एग्जांपल देता हूँ, एक साबुन, छोटा सा साबुन भी अगर $150 का है, तो आप ये देखोगे अरे ये तो 150 रुपए का है। पहुंच गया भाई। तो वो आपको तब तक महंगा लगता रहेगा जब तक आपके पास जॉब नहीं होगी। नहीं, शुरू में तो आप देखो, शुरू में तो महंगा शुरू में तो लगेगा। आपने भी कन्वर्ट किया होगा भाई, ये तो इतना वहां था, इतना। ये सभी करते हैं, सभी इंडियंस शुरू में सभी करते हैं। एक एडवाइस दूंगा, जो स्टूडेंट अगर यहाँ से पहली बार जाए, साबुन और नहीं सच्ची साबुन और थोड़े अपने अंडरवेयर्स, पेस्ट, ये सब चीज़ें इंडिया से लेके जाएं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें महंगी हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज बताओ जो वहाँ सस्ती हो और इंडिया में महंगी हो। इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ता है? गाड़ियाँ कह सकते हो आप, गाड़ियाँ तो नहीं, खैर गाड़ियों के प्राइस अलावा, है। गाड़ियों के अलावा। इलेक्ट्रॉनिक्स आप कह सकते हो, अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अब इंडिया में भी आपके पास ऑप्शन होता है चीप क्वालिटी बाय करने का, आप सस्ता बाय कर सकते हो। जैसे फ़ोन है, कनाडा में महंगा इसलिए है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर आप फ़ोन की बात करो तो एप्पल या सैमसंग या गूगल पिक्सल, इसके अलावा कोई और चौथा ब्रांड होगा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप ओप्पो, वीवो, बहुत सारे हैं रेडमी, यहाँ तो। सस्ते फ़ोन ले सकते हो जो कि सही काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि आजकल आपने देखा होगा कि इंडिया में चाहे खाने की चीज़ ले लें या कुछ और भी ले लें, बहुत सारी मिलावट होने लगी है ना? हाँ जी। जैसे आप फूड्स के कई आइटम्स हैं, मिलावट हो रही है। जैसे लाल मिर्चा की जगह वो मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ पीस देते हैं उसमें, जैसे ईटा को पीस के डाल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलावट हो रही हैं। क्या ये चीज़ कनाडा में भी है या वहाँ इस चीज़ को, इसका ध्यान रखा जाता है? कनाडा में गुड थिंग इज़ कि वहाँ के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, इंडिया के इवन according। की यूएस के मुकाबले तो हाई हैं। यूरोप जितने अच्छे नहीं हैं, अच्छा, यूएस से भी अच्छे हैं? यूएस से अच्छे हैं। यूरोप जितने अच्छे हैं, यूरोप यूरोप और तो अच्छा बेस्ट है, यूरोप तो बेस्ट है। बट इंडिया लेकिन के अकॉर्डिंग कनाडा, वहाँ की जो एक बेकार चीज़ है वो है वहाँ के लाइफस्टाइल में आप ऐसे फंस के रह जाते हो ना कि आपको फ्रेश चीज़ें अगर मिल भी जाएं तो आपके पास उसको कुक करके बनाने का टाइम नहीं होगा। वहाँ पे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपके पास फ्रोज़न आती हैं। यहाँ तो भाई और देखो, या फिर फ्रोज़न आएंगी या फिर प्रिजर्व आएंगी, प्रोसेस चीज़ें मिलेंगी जो कि अगेन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सो दोनों अपनी जगह हैं। इंडिया में अगर मिलावट वाला सामान है तो कनाडा में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फ्रेश फार्मर्स मार्केट, जो कि आपको अगेन फार्मर्स मार्केट के लिए यहाँ ये तो है कि हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ चीज़ें ताज़ा मिलती हैं। यहाँ कम से कम आपके पास ऑप्शन है, आप घर पे उगा लो थोड़ा बहुत। हाँ। वहाँ आपको फार्मर्स मार्केट ढूंढ के जाना पड़ेगा। वहाँ फार्मर्स मार्केट में नॉर्मली चीज़ें महंगी मिलती हैं। वो चीज़ लाओगे फिर आपको टाइम निकाल के उसे बनाना पड़ेगा, जो कि हर किसी के पास नहीं है। हर कोई वहाँ पे आधे से ज़्यादा या तो फ्रोज़न चीज़ें लाता है या प्रोसेस चीज़ें खाता है, जो कि मेन चीज़ है कि टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम। अच्छा, एक चीज़ और, इंडियन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा कौन सी है वहाँ पे? पंजाबीस हैं, गुजराती पंजाबी और हैं या साउथ इंडियंस? साउथ इंडियंस यूएस में जाते हैं। यूएस में जाता है। कनाडा में पंजाबी और गुजराती। अच्छा, मैंने तो यहाँ भी देखा कि जो ब्रैम्पटन है
ब्रैम्पटन में पंजाबी और इंडियंस ज़्यादा हैं, गोरा कोई कोई दिखता है, क्या ये बात कितनी सच है? गोरा, जो मैंने आपको रीजन बताया ना स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के, नहीं ये कि जहाँ, नहीं, हाँ जी, ये चीज़ सही है या गलत? सही है, सही बिकॉज है। जहाँ अपने देसी हो जाते हैं ना, हाँ। वहाँ गोरे रहना पसंद नहीं करते, बिकॉज सॉरी टू से, लेकिन हम इंडियंस शोर शराबा करते हैं, फिर चाहे वो दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें आदत है कि हम उसको धूम ये तो ये तो हमारी है ना, वो आदत तो में है। लेकिन शांति पसंद गोरों नहीं है को वो ज़्यादा। चीज़ पसंद नहीं है। गोरों को शांति पसंद है। दूसरी चीज़ है, कोई भी काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, ट्रकिंग का काम हो, देसी अगर उस काम में घुस जाए, एक एग्जांपल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन के काम में अगर कोई गोरा बेसमेंट फिनिश करके आपको $10,000 में कोट बना रहा है कि मैं 10,000 में कर दूंगा, एक देसी कहेगा जी मैं 6,000 में कर दूंगा, एक और आके कहेगा मैं 5 में कर दूंगा। लेकिन गोरे को वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि देसी क्या करेगा, देसी लेबर बचाएगा, खुद बीच में काम करेगा, 7-7 दिन काम करेगा, डेडलाइंस मीट करेगा, वो अपने थोड़ा सिस्टम सा से चलते हैं। थोड़ा वो इंडिया वाला काम आ जाएगा, जुगाड़बाजी वाला। जुगाड़। तो गोरा बंदा ना जुगाड़ करेगा, वो अपने प्रॉपर सिस्टम के साथ प्रॉपर चलेंगे। सिस्टम के साथ अपना 5 दिन काम करेगा, बीच में अपना ब्रेक भी लेगा प्रॉपर। तो गोरों को वो चीज़ नहीं पसंद है, गोरे नहीं रहते भाई। जहाँ इंडियन हैं वहाँ जुगाड़ है। प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी महंगी कर देते हैं अपने इंडियंस। कैसे? ये मैं आपको बताऊं, कनाडा में जो घर इतने महंगे हुए हैं, उसका एक रीज़न है, हम देसी लोग, हमारा होता है कि जाके घर ले लो। हम लोग वहाँ पे बिडिंग होती है, वहाँ रियल्टर भी अपने देसी हैं, जो कि बीच में उनकी कमीशनें होती हैं बायर्स के साथ, कि कल को मैं आपको, मेरे से घर लो, आपको इतना मैं % कैश बैक दे दूंगा। लेकिन मार्केट में पहली बात तो घर महंगा ही बिका ना, और देसी क्या करते हैं, वहाँ पे लोन अप्रूवल के लिए जुगाड़ लगाते हैं, झूठी इनकम दिखा के लोन लेते हैं। वहाँ भी ये सब चल जाता है, झूठी इनकम दिखा के लोन लेंगे, और या तो इंडिया से पैसे मंगाते हैं डाउन पेमेंट देने के लिए। अब वो झूठी इनकम दिखा के आपका लोन तो अप्रूव हो गया, लेकिन जब बात आती है किस्तें भरने की, तब आपकी एक्चुअल इनकम तो कम है। फिर वो करते हैं मेहनत, 7-7 दिन काम, जो मैंने आपसे कहा था क्यों करते हैं। फिर ऐसा घर लेने का क्या फ़ायदा है कि आप मशीन, वो घर मशीन बनने का फ़ायदा क्या है, जब आपने जो घर लिया आप उस घर में टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। सो ये कई सारे रीज़न हैं। हमारे देसी इंडिया वाला सिस्टम वहाँ जाके कर देते हैं, हर चीज़ में करप्शन डाल देते हैं। भाई देखो, वो तो आदत जो जिसकी जैसी है वैसी रहेगी। हम इंडियंस थोड़ा शोर शराबा पसंद करते हैं। मैं अपना खुद का बता दूं, मैं भी जब मतलब फॉरेन काफ़ी गया हूँ कंट्रीज़ में, जहाँ शांति होती थी मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। आपके साथ था ऐसा? शुरुआत में मैं सही बात बताऊं, मैं ज़्यादा भीड़ भड़के वाला आदमी नहीं था। और वो अलग बात है कि यहाँ आके मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मैंने पर्सनली अपने तौर पे मैंने कभी ऐसे धूम धड़के वाले चीज़ों में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया, या कह सकते हो हम शुरू से काम की तरफ हमारा ध्यान था, मैंने नहीं लिया कभी ऐसा। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, सन 2014 या 14 था जब आम आदमी पार्टी बनी थी। मैं उस समय रेजाइना में था, मैं काम कर रहा था एक गोरे के घर, और बाहर का काम था, उसके ऐसे बैकयार्ड में जो टेलीफोन वाले बॉक्सेस होते हैं उसमें तार ठीक कर रहा था मैं, इंटरनेट की। तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी का जुलूस निकल रहा था, पंजाब के लड़के जुलूस निकाल रहे थे वहाँ पे सस्कैचुअन में, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। तो गोरे ने मेरे से पूछा, कि ये क्या हो रहा है। हाँ। कि दिखने में तो तुम्हारी कंट्री के लग रहे हैं। तो मैंने बताया ऐसे ऐसे। तो कह रहा है इसका क्या सेंस है, ये हमारी पॉलिटिक्स से इसका क्या लेने देना, कि ये चीज़ करनी है तो अपने वहाँ जाके करो, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, यहाँ क्यों कर रहे हो। तो अगेन ये चीज़ें गोरों को पसंद नहीं है। इसका सेंस भी नहीं बनता, वहाँ नहीं बनता सेंस। क्या ये चीज़ अलाउ है कि आप कहीं भी ऐसे जाके मार्च निकाल दें या ऐसा कुछ कर दें? अगेन वही है ना, वहाँ की सरकार कुछ नहीं कहती, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इंडिया में भी तो हम लोग यही करते हैं, इंडिया में भी तो हम सरकारी प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करते हैं। कहीं भी ताजमहल पे कहीं भी चले जाओ, वहाँ चौक से लिखा हुआ है कुछ भी नहीं, बहुत वो तो हमारी आदत है, हमने फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाना है। हम लोग हर चीज़ के लिए फिर बाद में हर चीज़ के लिए सरकार को ब्लेम करते हैं, जबकि अपनी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए अपने देश को साफ। अब चाहे आप साफ सफाई के मामले में ले लो या AQI के मामले में ले लो, आप हिमाचल चले जाओ, आप नॉर्थ इंडिया चले जाओ, आप साउथ इंडिया चले जाओ, क्लीन है, AQI भी अच्छी है। क्यों? वो अलग इंडिया है, ये अलग इंडिया है।
क्या बात है वहाँ पे? वहाँ लोग देखो, वहाँ लोगों की बात है ना। लोग उनकी सोच अलग है, वो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, ये चीज़ है। अच्छा, कनाडा में लोग प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना? पर क्या वो प्राइवेसी कभी कभी आइसोलेशन या अकेलेपन बन जाती है? इंडिया की वो पड़ोस वाली पंचायत, बिन बुलाए दोस्त को आप मिस करते हैं? वहाँ की प्राइवेसी अच्छी है, वो इसलिए कि लोग आपकी निजी ज़िंदगी में दखल नहीं देते। लेकिन वो चीज़ तब चुभती है जब कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता। इंडिया में एक होता है ना कि हाँ भाई क्या बात, तेरा मूड क्यों इतना ख़राब है, क्या बात होगी? जब आप अकेले है ना? बैठे हो या कि यार sad तेरा हो, मूड नहीं हाँ, सही लग रहा आजकल, यार क्या बात होगी? वहाँ नहीं है वहाँ ये ऐसा। चीज़ नहीं है। वहाँ आप जा रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है आपसे, नहीं। तो ये चीज़ आप मिस करते थे ना? हाँ जी। देखो इंडिया में, देखो कल्चर डिफरेंट है दोनों चीज़ों का। इंडिया में ये चीज़ें हैं कि अगर आप सैड बैठे हैं या आप अकेले बैठे हैं, 4 लोग आ जाएं, क्या बात भाई, क्या हो गया? वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर अगर अकेले बैठे हो तो आधे से ज़्यादा तो ये सोचेंगे कि आपको इस समय अकेला बैठना पसंद है। वो आपकी प्राइवेसी भंग नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको और ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। बस आप लास्ट में मुझे यही बताएं कि क्या कनाडा जाना इस टाइम पे स्टूडेंट के लिए सही है, या फिर वो अपना यहाँ कुछ कर ले वो ज़्यादा बेटर है? ऑनेस्टली इस समय स्टूडेंट के लिए कनाडा बहुत मुश्किल है। रिजेक्शन रेट जितने हाई हो गए हैं, और वहाँ पे जो जॉब मार्केट है, आपको वहाँ जाके जॉब्स नहीं मिलेगी, और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वर्क परमिट मिले ना मिले ये भी नहीं पता। सो इस समय तो नहीं। इस समय तो मैं उनको यही कहूँगा कि यहीं रुकिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, हो सके तो ग्रेजुएशन करिए, हो सके तो अपना कोई स्किल एक्वायर कीजिए। आप canada.ca की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कि किस किस स्किल की रिक्वायरमेंट है, उनमें से कोई एक स्किल जो आपको इंटरेस्ट हो वो चीज़ गेन कीजिए, तभी आप कनाडा जाने की सोचिए। उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्या कनाडा जाना सही है या इंडिया में रह के अपना कुछ करना वो ज़्यादा बेटर है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको थाबल जी से कुछ पूछना है तो इनका चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी इनसे बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई अदर कुछ जो टॉपिक छूट गए हैं उस पर दोबारा से हम पॉडकास्ट लेके आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू।